हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी के लिए हमने जो मेडिवल हिस्ट्री की सीरीज शुरू करी है उसमें दिल्ली सल्तनत में आज हम खलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खलजी के मार्केट और मिलिट्री रिफॉर्म्स को पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं तो द कॉन्सेप्ट है इस चैनल का नाम। चैनल को सब्सक्राइब करें, पिछली वीडियोस को जरूर देखें, थॉरली फॉलो करें। उनमें मैंने जो सवाल पूछे उनके जवाब मुझे कमेंट में दें, अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें। और अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मेरी वीडियोस को और अगर आपको फायदा हो रहा है मेरी वीडियोस से तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप एक्टिव हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको पीडीएफ मिल जाए सभी सेशंस का तो टेलीग्राम चैनल है मेरा चौहान_सर_हिस्ट्री। वहां से आपको सभी वीडियोस की पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। उसके अलावा जो स्पेशल क्लासेस हैं जो लाइव होती है अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस, राइट, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज शुरू करी है, राइट, उनको एक्सेस करने के लिए आपको टेलीग्राम पर ही लिंक अवेलेबल हो जाएगा। उसके अलावा इसी सेम हैंडल से मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। अगर आप मुझे डीएम करना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो मुझसे इंस्टाग्राम पे डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। या तो मैं उसी समय जवाब दे देता हूँ या तो कुछ समय बाद, या तो लाइव क्लासेस में आकर आप डाउट पूछ सकते हैं। वहां पर भी मैं डेफिनेटली जो है वो आपके डाउट सॉल्व करूंगा। सो मेक श्योर कि आप लाइव क्लासेस अटेंड करें, बाद में रिकॉर्डेड सेशन ना देखें। अदरवाइज जो लाइव क्लासेस का फंक्शन है वो कैसे पूरा होगा, ठीक है। उसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है जीएस के लिए, यूपीएससी सीएससी जीएस के लिए प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे जिनसे आप लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं उनकी लाइव क्लासेस में। ऑब्वियसली अगर आप 28 अप्रैल तक अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, मेगा ऑफर को, तो जुलाई 2022 तक जो है वो ये ऑफर वैलिड रहेगा। कोड यूज कीजिएगा चौहान_सर_हिस्ट्री टू गेट अ 10% डिस्काउंट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका सपोर्ट जो है वो मुझे मिलेगा, राइट। आइकॉनिक प्लान्स आर ऑब्वियसली बेटर क्योंकि आइकॉनिक प्लान्स में जो टेस्ट एनालिसिस वाला जो फीचर है वो बहुत बेहतरीन है। उसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है, पर्सनल गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। सो प्लस प्लान से जो है वो बेटर रहता है आइकॉनिक प्लान अगर आप सब्सक्राइब करें। मेरा कोड अगर आप इस्तेमाल करेंगे चौहान_सर_हिस्ट्री तो 10% का आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि आपका सपोर्ट मिलेगा मुझे, राइट। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है यूपीएससी सीएससी के लिए, राइज वर्ल्ड अफेयर्स पाथफाइंडर, राइट, अवेल करने के लिए कोड इस्तेमाल करें चौहान_सर_हिस्ट्री। और उसके अलावा 1 ईयर 2 ईयर बैचेस जो हैं वो यूपीएससी सीएससी के लिए, एनसीईआरटी बैचेस, राइट, 3 मंथ बैचेस, ये सब जो है वो एक्टिव हो चुके हैं। अनअकैडमी की लर्निंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और वहां पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इन सभी बैचेस को। अनअकैडमी कॉम्बैट जो है वो एक स्कॉलरशिप टेस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिले, राइट, सो अगर आप अनअकैडमी कॉम्बैट टेस्ट सीरीज देते हैं तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिल सकती है 1 साल तक की अगर आप टॉप रैंक करें। और अगर आप टेस्ट एक बार देखें तो एक आपकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी। सो मेक श्योर जो है वो आप टेस्ट जरूर दें। हर संडे जो है हो रहा है टेस्ट, चौहान_सर_हिस्ट्री कोड इस्तेमाल करके आप एनरोल कर सकते हैं, राइट। तो ये शुरू करते हैं अलाउद्दीन के रेवेन्यू रिफॉर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बैकग्राउंड और हमारे पढ़ाने की फिलॉसफी समझाना चाहूँगा। अगर आप पहली बार मेरे सेशंस फॉलो कर रहे हैं, आपने पहले मेरे सेशंस नहीं देखे हैं, ठीक है, तो आप मेरी इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच को नहीं समझते कि कैसे हमें प्रिपेयर करना होता है एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री को। तो मैंने आपको बताया था एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री को हमें कैसे पढ़ना होता है, इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच से। यानी कि हमें हिस्ट्री के अंदर जो हिस्ट्री के सब सेक्शंस हैं, सब डिसिप्लिन हैं, यानी कि पॉलिटिकल हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, ठीक है, रिलीजियस हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, इन सभी डिसिप्लिन्स को आपस में जोड़कर तो पढ़ना ही होता है, लेकिन इन सभी डिसिप्लिन्स का प्रोसेस ऑफ चेंज हमें समझना होता है। डायनेस्टी वर डायनेस्टी, एम्पायर वन एम्पायर, एज बाय एज, राइट। दैट मीन्स अगर आप मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन या उससे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड, राइट, प्री हिस्टोरिक पीरियड से हमने पढ़ना शुरू किया, तो प्री हिस्टोरिक से इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ऋग्वैदिक एज, ऋग्वैदिक से लेटर वैदिक, लेटर वैदिक से 16 महाजनपद, ठीक है, 16 महाजनपद से प्री मौर्य, प्री मौर्य से मौर्य पीरियड, मौर्य पीरियड के बाद पोस्ट मौर्य, ठीक है, पोस्ट मौर्य के बाद प्री गुप्ता या गुप्ता पीरियड, राइट, और फिर उसके बाद पोस्ट गुप्ता, पोस्ट गुप्ता के बाद अर्ली मेडिवल, अर्ली मेडिवल के बाद दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल काल, मुगलिया सल्तनत, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री तक। तो ये पूरा टाइमलाइन है। ये क्या है, ये पॉलिटिकल हिस्ट्री चेंज हो रही है,
ठीक है। सिमिलरली हमें एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में क्या बदलाव आ रहा है, प्रोसेस ऑफ चेंज क्या एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री का। सिमिलरली रिलीजियस हिस्ट्री का, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक, इन सभी चीजों का जो है वो हमें चेंज समझना है कि डायनेस्टी दर डायनेस्टी, एज बाय एज क्या चेंज जो है वो आ रहा है, और हमें एंशिएंट और मेडिवल के लिए ये स्ट्रेटेजी अपनानी होती है। ठीक है, एंशिएंट, अर्ली मेडिवल और मेडिवल के लिए ये इंट्राडिसिप्लिनरी हम अप्रोच जो है वो हमारी लागू होती है। सो अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मेरे सेशंस को, तो आप इस इंट्राडिसिप्लिनरी अप्रोच को समझते ही होंगे अच्छे से। ठीक है, जिसमें एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऋग्वैदिक से मौर्य तक सेंट्रलाइजेशन होगा, मौर्य के बाद डिसेंट्रलाइजेशन होता रहेगा। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन पीक पर होगा राजपूत काल में, फिर इल्तुतमिश फिर से सेंट्रलाइजेशन की कोशिश करेगा, फिरोज शाह फिर से डिसेंट्रलाइज कर देगा, अकबर फिर सेंट्रलाइजेशन की कोशिश करेगा, शाहजहां और औरंगजेब फिर से डिसेंट्रलाइज कर देंगे, फिर अंग्रेज सेंट्रलाइज करके देंगे पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। ठीक है, तो ये इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन में ये चेंज आ रहा है। और फर्दर उसके अलावा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या रहते हैं हमारे प्री के लिए, तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के क्वेश्चन। खासतौर पे मिडिवल के संदर्भ में बात करें तो जो कोर्ट पोइट्स हैं, जितने भी कोर्ट स्कॉलर्स हैं, चाहे वो अर्ली मिडिवल पीरियड में राजपूत कोर्ट्स में, पालों की कोर्ट में, राष्ट्रकूटों की कोर्ट्स में, या दक्षिण भारत में चोलों की, पांड्यों की, चेरों की कोर्ट में जो कोर्ट पोइट्स हैं उनके द्वारा क्या क्या लिखा गया, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में, है ना। तो ये लिटरेरी सोर्सेज के अंदर आएगा ना। दो तरह के सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री होते हैं, लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल। तो आर्कियोलॉजिकल में क्या क्या है हमारे पास, आर्कियोलॉजिकल में हमारे पास बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि आर्किटेक्चरल सोर्सेज हैं। उसके अलावा कॉइन वगैरह है हमारे पास। लिटरेरी सोर्सेज में हमारे पास ये कोर्ट पोइट्स जो लिख के गए हैं, अगर हम मिडिवल पीरियड की बात करें तो। उसके अलावा ट्रेवलर्स जो लिख के गए हैं, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया के, चाइना के, फारस के, अरब के, अफ्रीका के, यूरोप के ट्रेवलर्स क्या लिख के गए इंडिया के बारे में, ये इंडिया में क्या क्या अफेयर्स थे। ठीक है, उसके अलावा भक्ति और सूफी मूवमेंट के जो स्कॉलर्स हैं उनके क्या क्या लिटरेरी वर्क हैं, तो दोज सर्व एज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, और एंशिएंट के लिए बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैदिक लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर तो है ही, ट्रेवल लॉग्स भी हैं। ठीक है, ट्रेवलर्स ने क्या क्या लिखा है वो सब भी हैं। अच्छा, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पर सवाल बनता है तो समझ रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पर क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन किस पर बनता है, टर्मिनोलॉजी पर। तो टर्मिनोलॉजी एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमी, सोसाइटी की, रिलीजन की, कल्चर की, लिटरेरी सोर्सेज से निकलने वाली टर्मिनोलॉजी, जिसमें मैंने आपको जैसे कि बताया कि बुद्धिज्म, जैनिज्म की टर्मिनोलॉजी पर बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है यूपीएससी द्वारा। सिमिलरली मेडिवल हिस्ट्री में भी टर्मिनोलॉजी पर सवाल बन रहा है, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी पर। कभी मुगल काल से पूछ लेते हैं, कभी वो मतलब दिल्ली सल्तनत से पूछ लेते हैं, कभी राजपूत काल से, कभी दक्षिण भारत के जो विजयनगर, बहमनी एम्पायर, इनकी टर्मिनोलॉजी और मराठों की टर्मिनोलॉजी इस पर पूछ लेते हैं। राइट, सो टर्मिनोलॉजी पर सवाल बनता ही बनता है। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, टर्मिनोलॉजी पर क्वेश्चन बनता है, साइट्स पर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल साइट हो या कोई मतलब कोस्टल साइट हो, राइट, समझ रहे हैं, मतलब एक ट्रेडिंग आउटपोस्ट हो सकता है। ठीक है, कोस्टल ट्रेडिंग आउटपोस्ट हो सकता है, कोई रिवर पोर्ट हो सकता है। सो साइट पर सवाल बनता है, कहीं इंपॉर्टेंट बैटल हुई है। उसके अलावा पॉलिटिकल हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत कम, डेट्स नहीं पूछते, लेकिन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाता है। ठीक है, और फिर उसके अलावा डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी पर सवाल तो बनते ही बनते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन तो दो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ही, लेकिन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, टर्मिनोलॉजी, साइट्स, पॉलिटिकल हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, इन सब पे सवाल भी बनते हैं। तो इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच प्लस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हमें ध्यान में रखना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो कर्वेचर है यूपीएससी द्वारा, किस कर्व में रहकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो मैं स्पेशल क्लासेस में करवा ही रहा हूं। ठीक है, तो स्पेशल क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं और अगर आप अपडेट चाहते हैं तो चौहान_सर_हिस्ट्री क्या है मेरा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको सभी लाइव सेशन जो मैं स्पेशल क्लासेस लूंगा या उसके अलावा जो भी वीडियोस मैं यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट पर अपलोड करूंगा, वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, इस टेलीग्राम चैनल से। राइट, तो अलाउद्दीन रेवेन्यू रिफॉर्म्स की बात करते हैं। आज हमें, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हमने ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया, फिर बलबन, और अब हम अलाउद्दीन खिलजियों में जलालुद्दीन के बारे में पढ़ा। और फिर अलाउद्दीन खिलजी के पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी के बारे में उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री और जस्ट कुछ बेसिक पॉइंट्स देखे थे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, लेकिन आज हम उसके रेवेन्यू रिफॉर्म्स के बारे में, उसके मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में, उसके मिलिट्री
रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछले टॉपिक में हमने उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में देखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यहाँ पर निकलने वाले कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चन बनता है और यहाँ से निकलने वाले फैक्ट्स पर क्वेश्चन तो बनते ही हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये एडमिनिस्ट्रेशन वाला, क्योंकि यहीं से ही बहुत फेवरेट है यूपीएससी का एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल निकालना, ठीक है। और खास तौर पे रेवेन्यू रिफॉर्म से सवाल निकालना। क्यों? क्योंकि ये जो फारसी में वर्ड इस्तेमाल हुए हैं ना, बाद में आप जब एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं तो आपको यही सारी चीजें सिखाई जाती हैं ट्रेनिंग में, ठीक है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन आपको थॉरली सिखाया जाता है, तो यही चेक किया जाता है कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन समझने का एप्टीट्यूड आपके पास है भी या नहीं। इसीलिए सवाल ये बार बार पूछता है कमीशन, ठीक है। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है खुद से। तो देखिएगा पहला पॉइंट, अलाउद्दीन एलिमिनेटेड इख्ताज लैंड ग्रांट्स एंड वेसल इन गंगा यमुना दोआब रीजन, thereby bringing a large tract of fertile land under the direct government crown territory, right? गवर्नड क्राउन टेरिटरी। सो मैंने आपको बताया था कि उसने खलीसा लैंड डेवलप करना शुरू किया। तो इन ऑर्डर टू मेक अ लैंड खलीसा, किसी से भूमि छीननी पड़ेगी। तो वो किन से छीनता था? राणा रावत राय, ठीक है। ये टाइटल होल्ड करने वाले जो पुराने, मतलब कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि राजपूत काल से, यानी कि तुर्कियों के आने से पहले जो एंसेस्ट्रल पुरानी लैंडेड एरिस्टोक्रेसी क्लास है भारत की, जो कि सिविल एज वेल एज मिलिट्री दोनों अथॉरिटी थी, क्योंकि फ्यूडल सिस्टम भारत में भरपूर फैला हुआ था। तो दैट मीन्स ये जो राणा राय रावत, ये जो है मतलब छोटे लेवल के जो जमींदार थे, जिनको जमींदार कहा गया, इसके द्वारा खुसरो ने जमींदार कहा और फिर खूत कहा बर्नी ने। और जमींदार क्यों कहा? राणा राय का टाइटल क्यों छीन लिया? क्योंकि उनसे जमीनें जो हैं वो कन्फिस्केट करनी शुरू करी अलाउद्दीन ने, खास तौर पे दोआब वाले रीजन में, क्योंकि अलाउद्दीन को रेवेन्यू जनरेट करना था, ठीक है। तो देखिए, अलाउद्दीन ने जितने भी मार्केट रिफॉर्म्स किए, जो भी मिलिट्री रिफॉर्म्स किए, जो भी रेवेन्यू रिफॉर्म्स किए, वो सब क्यों किए? सवाल ये बनता है। तो जवाब बनता है, उसको एक स्टैंडिंग आर्मी रखनी थी, एक जो है वो अपने मिलिट्री शक्ति को सशक्त बनाना था, ठीक है। और वो कंसोलिडेट कर रहा था, समझ रहे हैं? कंसोलिडेट कर रहा था। जितना जीत के दिया ना इल्तुतमिश ने और फिर बलबन ने, उस एरिया को कंसोलिडेट करना बहुत जरूरी था। अलाउद्दीन खिलजी ने एक्सपैंड किया है, बहुत दूर दूर तक किया है, लेकिन जहां जहां पर उसने जीत लिया उसको कंसोलिडेट भी तो करना है। अब कंसोलिडेशन के लिए जो है वो उसके पास स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए और आर्मी स्ट्रांग होनी चाहिए। बलपूर्वक जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग रखा जाएगा, ठीक है। तो वो स्टैंडिंग आर्मी बरकरार रखने के लिए, प्लस मंगोलों के आक्रमण, रेपिटेटिव जो मंगोलों के इन्वेजन्स हैं, उनको रिपेल करने के लिए एक स्ट्रांग आर्मी होना जरूरी है। और एक स्ट्रांग आर्मी तभी हो सकती है जब इकोनॉमी बहुत दुरुस्त हो, और इकोनॉमी दुरुस्त रखने के लिए जो मुमकिन जो है वो पैतरा अपनाना पड़े, वो अपनाया गया अलाउद्दीन द्वारा, ठीक है। और खास तौर पे उसने मार्केट को स्टेबलाइज किया। लगभग 20 साल की मार्केट स्टेबिलिटी, दोनों बर्नी एज वेल एज खुसरो दोनों बताते हैं कि मार्केट स्टेबल था, ठीक है, लगभग 20 सालों तक। अलाउद्दीन के रहते भी, अलाउद्दीन के जाने के भी कुछ समय तक, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक कैसे इतने कॉन्फिडेंस से रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर सका? क्योंकि अलाउद्दीन ने जो मार्केट में स्टेबिलिटी लाकर दी, वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक या उससे पहले गयासुद्दीन तुगलक के समय तक बरकरार रही, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो उसने क्या करी, मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि उसने जो जो एंसेस्ट्रल जो एंसेस्ट्रल आप कह सकते हैं कि लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी, राणा वगैरह जो थे इंडिया के, ठीक है, उनसे उन्होंने जमीनें छीननी शुरू करी, ठीक है। और उनका स्टेटस गिर गया, जिनको फिर बाद में खूतिया जमींदार का टाइटल दिया या मिला, या कहा एक्चुअली बर्नी ने उन्हें जमींदार या खूत, ठीक है। तो गंगा और यमुना के बीच का जो द्वाब का एरिया है, यहां से निकलने वाला जितना भी रेवेन्यू है वो डायरेक्टली क्राउन के पास गया, यानी दिल्ली आ रहा था वो। और उस रेवेन्यू से महल का खर्चा चलाना, परिवार का खर्चा चलाना, वो सब चीजें हो रही थी, ठीक है। दैट मीन्स अन्य एरिया से मिलने वाले टैक्स से, है ना, बाकी जितने भी इकते हैं वहां से मिलने वाले टैक्स से वो अपने घर खर्च नहीं चलाएगा, उसके लिए उसने दोआब वाला रीजन रखा। अब यहां पर देखिए पॉइंट ये है कि अब ये मत सोच लेना कि इख्तेदारी सिस्टम उसने पूर्णतः खत्म कर दी।
उसने दिल्ली दोआब का सारे इख्ता खत्म करके अपने कंट्रोल में ले लिए, उनको खलीसा लैंड बना दिया, वहां से निकलने वाला सारा रेवेन्यू उसके पास, वहां के सारे राणा राय रावत जो है वो अब जमींदार बन गए, इंटरमीडिएटरी बन गए, ठीक है। ही इम्पोज्ड 50% खरज टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब देखिए, अब उसको आर्मी स्ट्रांग करनी है, दैट मीन्स इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। इकोनॉमी स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि हैवी टैक्सेस, मतलब खुद की इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए, जनता चाहे पिसती रहे, इसलिए हैवी टैक्सेस जो है वो लगाना शुरू किया उसने हिंदू एज वेल एज मुस्लिम जन पॉपुलेशन पर, जो कि 50% तक, प्रोड्यूस का 50% तक वो ले रहा था। 50% हैवी टैक्स था, क्योंकि उससे पहले राजपूत भी 1/3 1/4 या 1/3 से ज्यादा नहीं लिया करते थे, ठीक है। तो 50% जो टैक्स है जिसको खर्च कहा जाता है, ये अटमोस्ट है, ये मतलब अकॉर्डिंग टू शरिया जो है वो मैक्सिमम है, इससे ज्यादा आप टैक्स नहीं ले सकते, ठीक है। तो शरिया के अकॉर्डिंग 4 टैक्स मैंने आपको बताया ना, ठीक है, कौन कौन से हैं? खरज, जकात, जजिया और उर्फ, या उसके अलावा एक खुम्स भी है, ठीक है। तो ये शरिया के अंडर आने वाले टैक्सेस हैं, जिसमें से खराज क्या होता है? खराज लैंड टैक्स होता है, यानी कि जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसका टैक्स देना पड़ता है, उसको 50% पर कैप किया गया, ठीक है। दिस वॉज द मैक्सिमम अमाउंट अलाउड बाय द हनाफी स्कूल ऑफ इस्लाम। अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको हनाफी स्कूल ऑफ इस्लाम के बारे में भी बता दूं क्या है, ठीक है। इस मैप में देखिएगा, ये पूरी दुनिया में इस्लाम कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो आप देखिए अफ्रीका, मिडल ईस्ट, ये अरेबियन रीजन, ठीक है, मिडल ईस्ट हो गया, उसके अलावा सेंट्रल एशिया और इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में जो है वो इस्लाम, और अफ्रीका में आपको, अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में आपको इस्लाम फैला हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब इस्लाम की मुख्य 2 ब्रांचेज हैं, शिया इस्लाम और सुन्नी इस्लाम, ठीक है। शिया में 4 फर्दर सेक्ट्स हैं, हनाफी, हनाबली, मालिकी और शैफी, ठीक है, या शरीफी भी कहा जाता है कई बार इसे। तो शैफी आपको दिख रहा है जो साउथ ईस्ट एशिया है, या उसके अलावा वेस्टर्न जो हॉर्न वाला, यानी कि ये इथियोपिया सोमालिया वाला जो रीजन है अफ्रीका का, यहाँ पर शैफी है, ठीक है। उसके अलावा ईडन वाले रीजन में भी शैफी है, थोड़ा सा जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकेंगे, ईडन वाले रीजन में शैफी है, उसके अलावा इजिप्ट के कुछ हिस्से में शैफी है, राइट। बगदाद सीरिया वाले रीजन में थोड़ा सा शैफी है, थोड़ा सा तुर्की वाले रीजन में भी, ठीक है। अफ्रीका के मोस्ट पार्ट में कौन सा है? मलिकी, नॉर्दर्न अफ्रीका में देख रहे हैं आप, ये सब क्या है? मलिकी है। उसके अलावा हनाफी, सबसे ऊपर देख रहे हैं ना आप, सुन्नी में हनाफी जो है वो मोस्ट पॉपुलर सुन्नी कल्ट है, जो कि आपको इंडिया में मोस्टली जहां जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन है वो आपको हनाफी नजर आएगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये उगेर वाला रीजन, ठीक है, जो क्या बोलते हैं, चाइना में जो उगेर वाला रीजन है, ये सब हनाफी हैं। उसके अलावा कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब हनाफी हैं। लेकिन ईरान, ईरान आपको नजर आएगा, ईरान जो है वो जफ़ारी शिया है, ठीक है। ईरान में शिया नजर आएगा आपको, शिया के 4 हैं, इस्माइली, जफ़ारी, जैदी और अदर, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे शिया इस्लाम कहाँ है, तो शिया इस्लाम आपको थोड़ा सा इस्माइली, ये जो काशगिर से लेकर कश्मीर वाला रीजन है यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। जफ़ारी ईरान और ईरान के आसपास वाला रीजन, थोड़ा सा अफगानिस्तान, थोड़ा सा इंडिया में देख रहे हैं आप, हैदराबाद, लखनऊ वगैरह साइड, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको जफ़ारी नज़र आ जाएगा, ठीक है, जो कि शिया सेक्ट है। उसके अलावा जैदी, जैदी जो है वो बहुत कम, रिलेटिवली बहुत कम है जैदी, आपको थोड़ा सा सऊदी वाले रीजन में नजर आएगा, और अदर, और एक है इबाडी, इबाडी भी जो है वो थोड़ा सा आपको यमन वाले रीजन में देखने को मिल रहा है। सो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है वो सुन्नी है, मैक्सिमम पॉपुलेशन सुन्नी इस्लाम की है, और इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन हनाफी की है, ठीक है। सो इंडिया में जो शरीयत चलता है, दैट मीन्स इंडिया में जो शरीयत चलता है वो किनका शरीयत है? वो हनाफी सेक्ट ऑफ सुन्नी इस्लाम का शरीयत चलता है, ठीक है। सो दैट मीन्स ये जो कानून है, कौन कौन से, जजिया, खरज, ये सब जो है वो हनाफी सेक्ट के हैं, आज आपको पता चल गया। इंटरमीडियरी हिंदू रूरल चीफ्स वर आल्सो एलिमिनेटेड एंड अलाउद्दीन स्टार्टेड कलेक्टिंग द खरज डायरेक्टली फ्रॉम द कल्टीमेट। अब यहां पर देखिए एक और काम अलाउद्दीन ने करना शुरू किया। इनफैक्ट अलाउद्दीन ने गांव गांव जाकर खेत से, ठीक है, लोगों के खेतों से टैक्स इकट्ठा, यानी कि विलेजर से डायरेक्टली टैक्स इकट्ठा करना शुरू किया, विलेजर्स से। सो बीच में उसने इंटरमीडिएटरीज को खत्म किया, ताकि जो रेट है वो कम से कम रखा जाए, क्योंकि आज आप विलेजर्स को देखेंगे ना,
तो विलेजर कहते हैं कि हमने आलू जो है वो 2 रुपया किलो के हिसाब से बेच दिया, और वही आलू हमारे घर पहुंच रहा है मान लीजिए 30 रुपया किलो। तो ये 2 से 30 जो है वो ये इतना जो है वो कैसे बढ़ गया रेट? तो बीच में जो दलाल थे, बीच में जो इंटरमीडिएटरीज थे, बीच में जो कमीशन खाने वाले लोग हैं, चाहे वो मंडी में बैठे हों, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, उनकी वजह से रेट जो है वो इवेंचुअली बढ़ जाता है। जो बीच में होर्डर्स होंगे, इकट्ठा करते हैं जो अनाज को, ठीक है, या मतलब जो भी सब्जी है या जो भी फ्रूट्स है, उनकी वजह से रेट बढ़ जाता है। अगर आप डायरेक्टली किसान से खरीदेंगे तो आपको 2 रुपए किलो पड़ रहा है, राइट। हो सकता है कि किसान अगर डायरेक्टली खरीद रहे हैं आप तो 5 रुपए किलो दे, लेकिन रिलेटिवली बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तो यही काम अलाउद्दीन ने किया, उसने सारे इंटरमीडिएटरी जो हिंदू थे, ठीक है, जो कौन थे, हिंदू थे, उनको जो है वो रास्ते से हटाए। अब इसको ना कई अगर आप सतीश चंद्र जी की किताब को देखेंगे ना, तो उन्होंने लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदू रूलर्स और हिंदू जो मर्चेंट्स है उनका मार्केट खराब किया, उनको हार्म पहुंचाया उसने जान के। लेकिन देखिए, अगर यहाँ पर हिंदुओं की जगह जीव भी होते ना तो भी ऐसा ही करता, हिंदुओं की जगह क्रिश्चियन भी होते ना तो भी ऐसा ही करता। तो धर्म के हिसाब से नहीं किया उसने कि हिंदू है तो ऐसा ही करो, उसको मार्केट अपने हाथ में करना था, या उसको मार्केट या तो अपने इस्लामिक नोबिलिटी के हाथ में देना था। तो सामने जो भी है उससे तो छीनना ही पड़ेगा। अब सामने कुदरती हिंदू थे तो हिंदुओं से छीना उसने, ठीक है, क्योंकि जो बिचौलिए थे, जितने भी मतलब इंटरमीडिएटरी लेवल के जो टैक्स कलेक्टर और अपने पास रखते थे, जो कि फिडेटरी सिस्टम की क्वालिटी थी, जिस वजह से सेंटर पे कम से कम पैसा पहुंचता था, इसीलिए उसने डायरेक्टली जो है वो विलेजर से खरीदना शुरू किया। और बीच में इंटरमीडिएटरी कौन थे? हिंदू राजा या हिंदू जमींदार, पुराने लैंडेड एरिस्टोक्रेट, उनकी कमाई हो गई बिल्कुल खत्म। और इसको जो है वो सतीश चंद्र जी ने कहा है कि एक बच्चे ने डाउट भी पूछा था, तो एक्चुअली मैं उनके डाउट का जवाब भी दे रहा हूं, ठीक है। इस पॉइंट पर सतीश चंद्र ने कहा है कि हिंदुओं का नुकसान किया, ऑब्वियसली किया उसने, ठीक है, लेकिन हिंदू थे इसलिए नहीं किया। अगर ज्यूज होते तो यही करता, क्रिश्चियन होते तो भी यही करता उनके साथ। हिंदू थे इसलिए नहीं किया क्योंकि उसको मार्केट अपने हाथ में लाना है। हिंदुस्तान में फ्यूडल सिस्टम इतना बुरा था कि कमाई छोटे लेवल पर ही हो रही थी, सेंटर कमाई कर ही नहीं पा रहा था, इसीलिए कोई बड़ी सेंट्रल अथॉरिटी बन ही नहीं पा रही थी पिछले 600 सालों से। वो बड़ी सेंट्रल अथॉरिटी तभी बनी जब विलेज लेवल से कमाई डायरेक्ट सेंटर पे पहुंची। उसके लिए इंटरमीडिएटरीज को हटाना पड़ा, और इंटरमीडिएटरीज कौन थे? हिंदू और वो जैन ट्रेडर्स, जिनकी कमाई जो है वो ठप होने लगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और सेम गोज फॉर देयर मार्केट। मार्केट में भी उसने हिंदू और जैन जो ट्रेडर्स हैं उनसे मार्केट निकालकर मुसलमानों को दी, खासतौर पे दिल्ली के आसपास। तो आज भी आप देखेंगे दिल्ली में कई मार्केट जो हैं वो मुस्लिम पॉपुलेशन द्वारा डोमिनेटेड है। ऐसा क्यों? तो ये अलाउद्दीन के टाइम से शुरू हुआ, उसने मार्केट हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को देनी मार्केट शुरू करी, हिंदुओं को एलिमिनेट करना शुरू किया, क्योंकि मुसलमान रिलेटिवली ज्यादा कंट्रोल में रहेंगे अलाउद्दीन के, हिंदू नहीं रहेंगे कंट्रोल में, ठीक है। हिंदुओं से डिस्प्यूट बढ़ा रहेगा, लेकिन अगर मुसलमान लोगों के कंट्रोल में मार्केट होगा तो उनको इंटर्न अलाउद्दीन कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो समझ रहे हैं, ये कोई रिलीजन ऐसा नहीं है कि धर्म के नाम पर उसने किया, उसने फिर इस्तेमाल किया इस चीज का, अपने उलेमाओं को कहा कि देखो मैंने हिंदुओं से मार्केट छीन लिया, है ना। उसके उलेमा और स्ट्रांग हो गए उसके साथ, उसका कोर्ट जो है वो और सेंट्रलाइज्ड हो गया। उसने मार्केट भी अपने कंट्रोल में किया, उलेमाओं को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, हिंदुओं को भड़का के भी रखा हुआ है, कुछ जगहों पे उनको कंसिलिएट करके भी रखा हुआ है। तो एक एक मतलब समझ रहे हैं, एक इंटेलिजेंट एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है ये, कि रिलीजन को किस तरह इस्तेमाल करना है, क्योंकि उनका कंट्रोल नहीं है पूरी तरह रिलीजन पे, उलेमा लोगों का कंट्रोल है, ठीक है। भले ही है सुल्तान, सुल्तान का कहा चलेगा, बट स्टिल एक रास्ते में मतलब एक एक तरह से प्रॉब्लम तो खड़ी कर ही सकते हैं उलेमा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अलाउद्दीन डिड नॉट लेवाई एनी एडिशनल टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर। ये बहुत, एक खर्च के अलावा और कोई टैक्स उसने नहीं किया, 50% वॉज इनफ। 50% से ऊपर तो जान लेने वाली बात हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए आपने 100 किलो उगाया, 50% आपको यानी 50 किलो राज्य को देना पड़ रहा है। मान लीजिए आप 20,000 रुपये कमाते हैं, 10,000 रुपये अगर आपको राज्य को देना पड़े और बाकी 10,000 में से आपको कमाई करना पड़े, तो कुछ ये हिसाब है, ठीक है। ही ऑल्सो abolish the cut that the intermediaries receive from collecting revenue। अब देखिए, पहले क्या होता था, किसान है, किसान के ऊपर गांव का जो हेड है वो, गांव के ऊपर जो मंडी का हेड है वो, मंडी के ऊपर जो ऊपर जमींदार है, जमींदार के ऊपर फर्दर ऊपर जो जमींदार है, तब जाकर जो है वो लोकल राणा तक कोई मतलब टैक्स जो है वो पहुंचता था।
तो बीच में देख रहे हैं 1 2 3 4 5, और फिर ये लोकल राणा जो है फिर सेंटर में टैक्स देगा। ठीक है, तो दैट मीन्स 6 हाथों से गुजरकर जो है वो टैक्स पहुंचा, तो सेंटर तक कितना कम पहुंचेगा। ये जो इंटरमीडिएटरीज हैं इनको खत्म कर दिया, डायरेक्टली जो है वो प्रोड्यूस और टैक्स कहां पहुंच रहा है, सेंटर तक। ठीक है, लेकिन एक बात और, अलाउद्दीन खिलजी, अब मान लीजिए ये दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली है और ये दिल्ली दोआब का एरिया है, तो यहां से तो वो डायरेक्टली इकट्ठा कर सकता है, लेकिन मान लीजिए दिल्ली दोआब के बाहर के गांव वाले हैं, ये कैसे दिल्ली में लाकर सामान बेचेंगे अपना। ठीक है, तो इनके लिए बंजारों का नेटवर्क जो है वो पुराना नेटवर्क चला आ रहा है, उन बंजारों के नेटवर्क को जो है वो थोड़ा सा मतलब स्टैंडर्डाइज्ड और ऑर्गेनाइज करने की जो है वो इनिशिएशन अलाउद्दीन ने ली, क्योंकि ये बंजारे गांव गांव से अनाज खरीदकर शहरों में लाकर बेचते थे, क्योंकि गांव वाले सभी जो है वो शहर में लाकर अनाज बेचने की क्षमता नहीं रखते, लेकिन बंजारों का काम यही था, उनके पास मतलब सैकड़ों में बलक्स रहते थे, बलक कार्ट्स रहती थी, और वो गांव गांव से अनाज खरीदकर शहरों में बेचते थे, तो उनसे कंट्रोल करा, क्योंकि वो इंटरमीडिएटरी हैं लेकिन वो ज़रूरी भी हैं, क्योंकि अगर उनको ही हटा देगा अलाउद्दीन तो अपने बंजारे लगाने पड़ेंगे, तो फिर स्टेट हेल्ड हो जाएगी वो इकॉनमी, सैलरी भी देनी पड़ेगी, वो डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, उसमें करप्शन होगा, उस करप्शन के लिए बरीद रखने पड़ेंगे, तो सरदर्दी है। इससे बढ़िया जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको दुरुस्त किया जाए। ठीक है, आगे आएगा पॉइंट, वो देखिएगा। इस डिमांड फॉर टैक्स प्रोपोर्शनल टू लैंड एरिया, अब ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टैक्स कितना देना है अकॉर्डिंग टू लैंड, यानी कि लैंड मेजरमेंट का सिस्टम बड़े लेवल पर हुआ। सो मैंने बोला ना अलाउद्दीन ने लैंड मेजर करवाया, हमें बर्नी की किताब से पता चलता है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि वो मेजर करने के मेथड्स या मॉड्यूल्स क्या थे, राइट, मीन्स और मेथड्स मॉड्यूल्स क्या थे वो नहीं पता हमें, लेकिन लैंड को मेजर किया गया, जिसके पास उसके जितने, समझ रहे हैं, जिसके पास जो है वो ज़्यादा ज़मीन मिली उसको खलीसा में ऐड कर दिया गया, पनिशमेंट दी गई, और लैंड के आधार पर प्रोपोर्शनल जो है वो टैक्स दिया गया, यानी कि 50% रखा गया ना। सो पहले क्या करते थे खूत और मुकद्दम और पुराने चौधरी क्या करते थे कि अपना जो टैक्स है वो छोटे लेवल के किसानों पर डाल देते थे कि मेरा टैक्स भी तुम निकालो, और अपनी ज़मीन पर कम से कम टैक्स देते थे और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अपने पास रखते थे। अलाउद्दीन ने वो बंद किया, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन वो ज़्यादा टैक्स देगा, सिंपल सी बात। ठीक है, he demanded for tax proportional to land area meant that the rich and powerful villages with more land had to pay more taxes, simple as that, जिससे revenue बढ़ा। he forced rural chiefs to pay the same taxes as others and banned them from imposing illegal taxes on the peasants, right। जो रूरल चीफ हैं वो क्या करते थे, वो अपने टैक्स जो है वो छोटे लेवल पर दे देते थे, मतलब जो खूत मुकद्दम चौधरी है ना, यही पॉइंट मैंने बोला ना पहले कि वो क्या करते थे, जो उनके किसान हैं, उनके जो उनके ही गांव के जो छोटे लेवल के किसान हैं उनके सर मढ़ देते थे कि तुम जो है वो महीने का या साल का इतना मुझे दोगे। ठीक है, और वो एक्चुअली टैक्स इस तरह एक्सप्लेन करता हूं, मान लीजिए ये एक किसान है, बड़ा मर्चेंट है या बड़ा चौधरी है किसी गांव का, ठीक है, मान लीजिए उसको 100 मण जो है वो टैक्स देना है। अब वो क्या करेगा, इस 100 मण में से लगभग 80 मण जो है ना वो अपने गांव वालों को बांट देगा। ठीक है, जिसको उसने कर्जा दे रखा है कि तुम कर्जा तो मुझे चुकाओगे ही, लेकिन साथ साथ में मुझे 5-5, 6-6, 10-10 मण जो है वो अपनी कमाई से भी दोगे। ठीक है, फिर वहां से ये 80 मण निकालता है, 20 मण ये अपनी कमाई में से देता है, 100 मण पूरे करके आगे निकालता है। दैट मीन्स अपना काम ये दूसरे पर थोप रहा है। ये बंद करवाया अलाउद्दीन ने कि ऐसा नहीं होगा, 100 मण तुम अपना ही दोगे, और जो वो बाकी है गाँव वाले वो भी अपनी कमाई का, अपने प्रोडक्शन का 50-50% देंगे। ठीक है, किसी को नहीं बख्शा उसने। इससे हुआ क्या, अब देखिए इसका मतलब ये नहीं कि अलाउद्दीन खुद ऐशो आराम में रह रहा था, जितना सुल्तान ऐशो आराम में रहता है उतना तो रह ही रहा था, लेकिन एक्स्ट्रा वेगांजा में नहीं पड़ रहा था वो, जैसे बाद में मतलब फर्दर जो है वो अकबर के बाद के जो मतलब जो शासक रहे, मतलब जहांगीर और शाहजहां जिस एक्स्ट्रा वेगांजा में पड़े, उस तरह का एक्स्ट्रा वेगांजा अलाउद्दीन ने नहीं किया। अलाउद्दीन को पता था ये जो खर्चा है स्टैंडिंग आर्मी में लगाना है, उसने मतलब लगभग 1,00,000-1.5 लाख के सेना जो है वो इकट्ठा करनी है, 1,00,000-1.5 लाख घोड़े रखना, उनकी तनख्वाह देना, उनको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और रेवेन्यू बहुत ज़्यादा के लिए आपको इस तरह के मेजर्स लेने पड़ेंगे जो कि उसने लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, हाई डिमांड ऑफ टैक्स, और सभी चौधरियों को, खूत को, मुकद्दम्स को बराबर टैक्स देना पड़ता था, और प्रोपोर्शनल होता था उनकी ज़मीन के, जितनी ज़्यादा ज़मीन उतना ज़्यादा टैक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। His administration deprived the rural chiefs of their wealth, horses and arms.
मैंने आपको बताया ना कि खुसरो ने, बर्नी ने ये बात डॉक्यूमेंट करी है कि इंडिया के जो रूरल चीफ्स हैं उनके पास बहुत बेहतरीन क्वालिटी के ईरानी अरबी घोड़े सिल्क में पालकियों में घूमते हैं, सिल्क के कपड़े पहनते हैं, तो वो सब अलाउद्दीन ने बंद कराया है कि ये जो टैक्स की चोरी कर रहे हो ना, सेंटर के पास आना चाहिए टैक्स सारा, ठीक है। बाय सप्रेसिंग दीज चीफ्स अलाउद्दीन प्रोजेक्टेड हिमसेल्फ एज प्रोटेक्टर ऑफ द वीकर। अब देखिए, जिस तरह बलबन ने बहुत हार्ड एंड फास्ट जस्टिस देने का सिस्टम शुरू किया था, सिमिलरली अलाउद्दीन खिलजी ने भी बहुत हार्ड एंड फास्ट जस्टिस देने का सिस्टम शुरू किया, एज वेल एज अपने आप को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक जोड़ा। तो यहाँ पर तुर्कियों का इंडियनाइजेशन जो है वो आप कह सकते हैं कि अलाउद्दीन से जो है वो थोड़ा सा शुरू होता है, और जो आम जनता है वो सुल्तान के प्रति मतलब अपनी सहानुभूति, अपना स्नेह, अपना सपोर्ट जो है वो दिखाना शुरू करती है। क्यों? क्योंकि जो इंटरमीडिएटरीज हैं, जो एक्सप्लॉइटर्स थे आम जनता के, उनको एक्सप्लॉइट, उनको पनिश और उनकी शक्ति खत्म करने का काम शुरू किया बलबन ने, और उसको जो है वो मतलब हाइट्स तक एम्पलीफाई किया किसने? अलाउद्दीन ने, ठीक है। तो इससे जो है वो प्रोटेक्टर ऑफ द वीकर सेक्शन के नाम पर मतलब प्रमोट हुई छवि अलाउद्दीन की। हाई टैक्सेस, लेकिन स्टिल हाई टैक्सेस तो थे, तो उसकी तो गालियां उसको पड़ती थी, हाई टैक्सेस थे, बट स्टिल रिलेटिवली ठीक था पहले से, क्योंकि पहले जो इंटरमीडिएटरीज हैं वो बहुत चोरी करा करते थे। चोरी नहीं हो रही थी अलाउद्दीन के, हो रही थी चोरी, लेकिन उस लेवल पर नहीं हो रही थी। अगर पकड़ी जाए, चोरी हो रही थी, लेकिन चोर तब तक हैं जब तक पकड़े नहीं गए, और एक बार पकड़े गए तो उंगलियां काट देना, हाथ, मतलब चोरी के हिसाब से, छोटी चोरी करी है तो एक उंगली काटी, ज्यादा करी तो चारों काट दी, और ज्यादा करी तो हाथ काट दिया, ठीक है, फिर बाजू काट दी, फिर पूरी बाह ही अलग कर दी, राइट। कुछ ज्यादा ही है तो शरीर से और खून निकलवा लिया, चमड़ी उतरवा ली, जान निकल मतलब जान ले ली, मतलब कत्ल करवा दिया, और ज्यादा ही चोरी करी तो पूरे खानदान का कत्ल करवा दिया, ठीक है। तो इस तरह का हार्श पनिशमेंट्स, बहुत ब्रूटल पनिशमेंट्स जो है वो अलाउद्दीन ने दी, भय का माहौल क्रिएट किया ताकि मार्केट जो है वो स्ट्रांग रह सके। इस भय के माहौल से ही मार्केट स्ट्रांग रही है, ठीक है। द हाई टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द स्टेट मेंट अ कल्टीवेटर had barely enough for carrying on his cultivation and his food requirements. Alauddin set up a strong and efficient revenue administration to enforce these lands and अब देखिए कल्टीवेटर्स के पास पैसे कम थे, 50% टैक्स बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो आम जनता परेशान भी थी, लेकिन इस चीज से खुश भी थी कि केवल हम परेशान नहीं है, हमारे ऊपर जो हमारे मतलब ट्रेडिशनल जो लैंडेड एरिस्टोक्रेट है वो लोग भी परेशान है, तो एक ये उनको मतलब रिलीफ रहता होगा कि सभी लोगों की हालत खराब है, ठीक है। एक एफिशिएंट रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश किया। ही रिक्रूटेड अ लार्ज नंबर ऑफ अकाउंटेंट्स, कलेक्टर्स एंड एजेंट्स। दीज ऑफिशियल्स वर वेल पेड बट वर सब्जेक्ट टू सीवियर पनिशमेंट इफ फाउंड टू बी टेकिंग ब्राइब्स। अब देखिए, उसने अपॉइंट किए बंदे, आगे उन मतलब पोस्ट का नाम भी दूंगा, ठीक है, मैंने पिछले सेशन में भी मेंशन किया था। वेल पेड थे वो, तनख्वाह अच्छी मिलती थी, लेकिन अगर हल्की सी भी शरारत करी उन्होंने, ठीक है, हल्की सी भी चोरी करी कहीं, तो म्यूटिलेशन ऑफ ऑर्गन्स, समझ रहे हैं, हाथ उंगलियां काट देना। कभी हल्का सा कट लगा है कभी आपको, मतलब कुछ हो सकता है कि आपको चोट लगी हो, देखा कितना दर्द होता है, सोच के देखिए जब म्यूटिलेट किया जाता है तो कैसा दर्द होता होगा, ठीक है। अकाउंट बुक्स वर ऑडिटेड, ऑडिट करने का जो है वो सिस्टम शुरू किया, एंड इवन स्मॉल डिस्क्रिपेंसीज वर पनिश्ड। छोटी से छोटी गलती, मतलब ये डॉक्यूमेंट किया गया बर्नी द्वारा, तो कि एक एक धर्म, एक एक दाम की गलती जो है वो चेक की जाती थी, और अगर हल्की से हल्की भी हेरा फेरी हुई है तो पनिशमेंट बहुत सीवियर थी। पीठ पर ओपनली सरे बाजार कोड़ों से लेकर, हाथ पैर काट देने से लेकर, जान लेने से लेकर, पूरा परिवार कत्ल कर देने तक, इस तरह की जो है वो सीवियर पनिशमेंट दी जाती थी, ठीक है। The large landowners and small scale cultivators were afraid of missing out on paying their assessed taxes, ठीक है। अब देखिए, ये जो इतना सख्त सिस्टम है ना, इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने थोड़ा सा इसको जो है वो लीनियंट किया वहां पर, क्योंकि जब मोहम्मद बिन तुगलक के समय फेमिन आया, सूखा आया, तो किसान जो है वो टैक्स नहीं दे सके, लेकिन वहां पर मोहम्मद बिन तुगलक ने खुद ही गलती करी थी, उसने डिपार्टमेंट ही ऐसा बना दिया था, ठीक है। और उसके डिपार्टमेंट के जो अफसर थे वो इतने चोर थे कि पैसा जो है वो पहुंचा ही नहीं, इरीगेशन में लगा ही नहीं पैसा, ठीक है, सूखा आने पर निकला ही नहीं मतलब रेवेन्यू, और फिर जो है वो पनिशमेंट भी नहीं दे सकता था क्योंकि गलती भी उसने खुद करी थी। तो वहां पर लीनियंसी शुरू हो गई, और एक बार मोहम्मद बिन तुगलक ने लीनियंसी कर ली, उस लीनियंसी को फिर फर्दर फॉलो किया फिरोज शाह तुगलक ने, और फिर से जो है वो सोया हुआ राक्षस जाग गया,
यूपीएससी ने कहा है इसको सोया हुआ राक्षस जाग गया, यानी कि जागीरदारी क्राइसिस या फ्यूडल सिस्टम जो है वो फिर से शुरू हो गया इंडिया में। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक की वजह से। आगे शुरू करूंगा। सो लीनियंसी नहीं बरतना पॉलिसी किसकी थी? अलाउद्दीन की। ठीक है। टैक्स वाज आल्सो लेवाइड ऑन रेजिडेंसीज, घरों पर, एंड ग्रेजिंग, चराई, विच वर, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 टैक्स जो कि शरीयत में कहे गए हैं। शरिया और शरीयत, देखिए शरीयत और शरिया दो अलग अलग वर्ड नहीं है, एक ही वर्ड है। फारसी लोग शरीयत कहते हैं और भारत में शरिया कहा जाता है। ठीक है, तो उल्टा कह दिया मैंने, फारसी शरिया कहते हैं और भारत में शरीयत कहा जाता है। ठीक है, तो शरिया में या शरीयत में ये चराई या घड़ी, ये टैक्सेस जो हैं वो नहीं दिए गए। ठीक है, यानी रेजिडेंशियल टैक्सेस नहीं। लेकिन अलाउद्दीन जहां से पैसा निकाल सकता था वहां से पैसा निकालना चाह रहा था, क्योंकि उसको अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग करना था। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है वो हीरे जवाहरात पहन रहा है, अय्याशियां कर रहा है। अलाउद्दीन खिलजी एक सर्टेन लेवल पर अय्याशियां थी जितनी सुल्तान की होती हैं, खुद के उसके शौक भी बहुत अलग लेवल के थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो निकम्मा था। सुबह जल्दी अगर उठना, पूरे दिन बिजी रहना, 20 साल तक मार्केट को स्टेबल रखना, ऐसे माहौल में जहाँ पर जो है वो जो रूलिंग क्लास है और जो रूल्ड क्लास है उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। ठीक है, तुर्की भाषा का, कल्चर का, फिर भी 20 साल तक मेंटेन करना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत कुशलता लगती है, बहुत मेहनत लगती है उस काम में। ठीक है, खास बात ये रही कि अलाउद्दीन खिलजी के जो क्लोज जो लोग हैं वो बहुत इंटेलिजेंट थे और सबने मिलकर काम किया, और जो रिबेलियन हुए उनको बहुत आसानी से कुचला गया। और उसके इमीडिएट कोर्ट में रिबेलियन नहीं हुए, जैसे पहले बलबन के इमीडिएट कोर्ट में रिबेलियन हो रहे थे ना, रजिया के इमीडिएट कोर्ट में रिबेलियन हो रहे थे, उन्हीं के बंदे उनको मारने के चक्कर में थे। ऐसा अलाउद्दीन के टाइम में नहीं था। यानी यहां से पता चलता है हमें कि केंद्र बहुत स्ट्रांग है, समझ रहे हैं? यहां से पता चलता है हमें कि सेंटर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। ठीक है, इसी को तो बोल रहे हैं ना हम, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। द गवर्नमेंट imposed जजिया टैक्स ऑन इट्स नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स एंड हिज मुस्लिम सब्जेक्ट्स वर ऑब्लिगेटेड टू कंट्रीब्यूट जकात। ठीक है, अब जजिया क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जिजिया या जजिया, जजिया एक टैक्स है जो एक इस्लामिक स्टेट में नॉन इस्लामिक लोगों को देना पड़ता है। अगर वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं तो उनको जजिया देना पड़ेगा। क्यों? जजिया क्या है? बेसिकली वो एक उनके लिए सिक्योरिटी टैक्स है। सिक्योरिटी टैक्स कैसे? अगर उनको इस्लामिक रीजन में रहना है, और अगर आपको, और इस्लामिक स्टेट की खासियत ये है कि इस्लामिक स्टेट की जो सेना है ना, जो लश्कर है उनका, उसमें केवल इस्लामिक लोग जो हैं वो होंगे, यानी कि लश्कर में केवल मुसलमान होंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स जो नॉन मुस्लिम जो लोग हैं वो लश्कर में या आर्मी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, दैट मीन्स उनको सिक्योरिटी जो है वो इस्लामिक सोल्जर देंगे। तो इस्लामिक सोल्जर नॉन इस्लामिक पॉपुलेशन को सिक्योरिटी दे रही है, इसके लिए उन्हें टैक्स देना पड़ता है, उस टैक्स को कहा जाता है जजिया। ठीक है, और ऐसे नॉन इस्लामिक लोग जिनको जजिया देना पड़ता है उनको कहा जाता है धिम्मी या जिम्मी। ठीक है, अलाउद्दीन ऑल्सो, अच्छा दूसरी चीज, खम्स के जो रूल है बदल दिया अलाउद्दीन ने। खम्स के रूल के तहत लूट के हिस्से में से 5 में से 4 हिस्सा सेना को जाता था और 1 हिस्सा सुल्तान को जाता था। अलाउद्दीन ने उल्टा कर दिया कि 4 हिस्सा सुल्तान को जाएगा और 1 हिस्सा सेना को। क्यों उल्टा कर दिया? क्योंकि पहले जब भी जिहाद करवाया करते थे मुस्लिम शासक, तो मान लीजिए 50,000 की सेना ले जा रहे हैं वो जिहाद करवाने, उसमें से 10,000 सेना जो है वो अपनी हुआ करती थी और बाकी 40,000 जो है वो ट्राइबल लीडर्स को ले जाते थे वो। तो जब लूट, जहां भी वो युद्ध करते थे, जीतते थे, और जो भी लूट होती थी उसमें से ऑब्वियसली 4 हिस्सा, मतलब 5 में से 4 हिस्सा जो है वो सेना को और 1 हिस्सा सुल्तान को जाता था। लेकिन अब जब अलाउद्दीन ने स्टैंडिंग आर्मी अपनी बना दी, अब जब अलाउद्दीन 50,000 की सेना लेकर जा रहा है और उसमें से जब जब 40,000 सैनिक उसके अपनी सैलरी पे हैं, तो वो क्यों 5 में से 4 हिस्सा जो है वो 10,000 सैनिकों को दे? ठीक है, समझ रहे? इसलिए वो मैक्सिमम, इसीलिए उसने खम्स के रूल जो हैं वो बदल दिए, और इससे जो है वो खिलाफत नाराज हो गई थी। फिर अलाउद्दीन ने कहा कि मैं नहीं मानता खलीफा की बात। ठीक है, खलीफा कौन होता है मुझे मंशूरनामा देने वाला? और देखिए ऐसा कहने का कॉन्फिडेंस उसको क्यों था? क्योंकि उसके आसपास जो है वो और कोई भी ऐसा नहीं था जिसको खलीफा का सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि खलीफा के बाद खुद इतनी पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं थी। सेल्जुक के बाद, ख्वारिज्मों के बाद मंगोल्स ने जो है वो रीजन पूरा कंट्रोल कर रखा था, फारस वाला। ठीक है,
फारस अरेबिया वाला, तो जो क्या बोलते हैं, जो खिलाफत है उनके पास ही इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो इंडिया की पॉलिटिक्स में इन्फिल्ट्रेट कर सके। सो अलाउद्दीन ने जो है वो खलीफा की बात मानने से मना कर दिया, खुम्स के रूल बदल दिए, ठीक है। अलाउद्दीन ऑल्सो डिमांडेड 4/5, 4/5 शेयर ऑफ स्पॉइल्स ऑफ वॉर फ्रॉम हिज सोल्जर्स इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल 1/5 ऑफ द खुम्स, राइट। तो सोल्जर्स को 1/5 मिल रहा है केवल, ठीक है, और सुल्तान को 4 हिस्से। The market reforms were oriented more towards the administrative and military necessities than internal restructuring। देखिए, हमें सिटीज, अब इस्लामिक स्टेट की स्ट्रेंथ उसकी सिटीज में है, ठीक है। महमूद गजनी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारत में लूट मचा रहा था, ठीक है। सिमिलरली ऑटोमन जो है वो अपनी कैपिटल को, वो कॉन्स्टेंटिनोपल को कंट्रोल करना चाह रहे थे ताकि वहां से जो है वो आगे वो फर्दर पावर अपनी एक्सपेंड करें, तुर्की, ठीक है। सिमिलरली दिल्ली और आगरा को सबसे स्ट्रांग करने की जो है वो होड़ लगी रहती थी, तो सिटीज को स्ट्रांग करने का काम रहता था, राइट। बजाय के जो प्रोविंशियल लेवल है वहां पर अन्य सिटीज डेवलप की जाए, लेकिन कैपिटल सिटीज को स्ट्रांग करने का काम जो है वो इस्लामिक ट्रेडिशन में मौजूद है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला ही ना, पैसा ज्यादा से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांग करने में, मिलिट्री को स्ट्रांग करने में लग रहा था, राइट। द सिटीज वर सिंबल ऑफ पावर एंड अथॉरिटी ऑल ओवर इस्लामिक वर्ल्ड, thus it was important to ensure that the necessities of life, especially food grains, are available to the city, right। so that means मान लीजिए अगर कोई अरबी ट्रेवलर दिल्ली आए अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, तो वो आकर ये ना कहे कि दिल्ली में तो भिखमंगे घूम रहे हैं, दिल्ली तो बीमारियां फैली हुई है, दिल्ली में तो हेल्थ केयर सिस्टम खराब है, मतलब आकर वो ये ना कहे, ठीक है। तो ये ईगो कॉम्प्लेक्स जो है वो सभी इस्लामिक शासकों में रहता था कि अगर कोई बाहर से हमारी कैपिटल सिटी में आ रहा है तो उसको दिखना चाहिए कि हम रिच और प्रॉस्परस हैं, ठीक है। और इसके लिए उसने दिल्ली में क्या लाया, दिल्ली में उसने मार्केट रिफॉर्म्स लेकर आया, दिल्ली में मार्केट उसने इतनी स्टेबल कर दी, क्योंकि देखिए बर्नी के अकाउंट से हमें पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म्स लेकर आया, अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन बर्नी केवल दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरिया की बात करता है। बर्नी देवगिढ़ की बात नहीं करता, कलंजर की बात नहीं करता, लखनऊ की, बनारस की बात नहीं कर रहा है, बंगाल की बात, लखनौती की बात नहीं कर रहा है, गुजरात, ठीक है, भरूच की, वहां और किसी सिटी की बात नहीं कर रहा कि वहां पर भी क्या ये अलाउद्दीन के मार्केट रिफॉर्म्स लागू किए गए थे या नहीं। स्पेकुलेट किया जा सकता है कि यस, ऑब्वियसली कुछ एक लेवल तक तो किए ही गए होंगे, अगर दिल्ली में किए जा रहे हैं तो और जगह भी करे होंगे, इतना स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो हुआ होगा जैसा दिल्ली में हुआ है, लेकिन अन्य सिटीज में भी कुछ उस मॉडल पर जो है वो मार्केट को स्टेबल करने की कोशिश की गई होगी, ठीक है। अलाउद्दीन इंप्लीमेंटेड प्राइस कंट्रोल मेजर्स फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट गुड्स। अमीर खुसरो, अलाउद्दीन्स कोर्टियर एंड हमीद कलंदर, 14th century writer, suggested these measures were taken for public welfare, ठीक है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के कोर्ट पोएट थे, ठीक है, तो वो तो कहेंगे ही पब्लिक वेलफेयर के लिए किया, लेकिन आप कह सकते हैं कि अमीर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी लेगेसी को बरकरार रखने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए किया, ठीक है, इस तरह भी कह सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि जनता की भलाई भी सोचा, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर है, जनता की भलाई नहीं सोचेगा तो उसकी भलाई किसमें है ना। इतिहास अलाउद्दीन को किस नाम से याद रख रहा है, उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन से याद नहीं रख रहा, उसके मार्केट रिफॉर्म से याद कर रहा है। हम पेपर में उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करते हैं कि उसने मार्केट को कैसे दुरुस्त रखा। तो इतिहास किस तरह जान रहा है किसी शासक को, ठीक है। देखिए, कमियां थी उसमें, बहुत ब्रूटल था, कमियां नहीं, बहुत कमियां थी। हिंदुओं के साथ उसने कन्वर्जन कराए हैं जबरदस्ती, फोर्सफुली, ठीक है, लेकिन ओवरऑल एज एन एडमिनिस्ट्रेटर देखेंगे आप, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें उसने काफी बेहतरीन तरीके से करी हैं। अगर और कोई होता तो, यार भारतीय शासक थे वो नहीं कर पा रहे थे, जिस तरह का सेंट्रलाइजेशन अलाउद्दीन ने किया भारतीय शासक नहीं कर पा रहे थे, गुजर प्रतिहारों ने किया हुआ था, ठीक है। लेकिन वो समय अलग था, समय के साथ जो है वो हालात बदले मार्केट्स के, ठीक है, इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन फैल रहा था। गुजर प्रतिहारों के बाद जो राजपूत बने, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम जो है वो इवेंचुअली एवर ग्रोइंग था, उस फ्यूडल सिस्टम को कंट्रोल करने की जो है वो कोशिश इल्तुतमिश ने करी, और फिर अलाउद्दीन ने काफी हद तक फ्यूडल सिस्टम को अपने कंट्रोल में लाया भी, सेंट्रलाइजेशन किया भी, तो वहां पर उसकी तारीफ की जाना गलत नहीं है। लेकिन जहां पर क्रिटिसाइज करना चाहिए वहां पर क्रिटिसिज्म होना भी चाहिए, और वो क्रिटिसिज्म, तारीफ
वो सारी चीजें हम कहाँ देखते हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल में, ठीक है। प्री में हमें जो है उसके मार्केट रिफॉर्म्स वगैरह पर ही सवाल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिएगा, बर्नी इज ऑफ द व्यू दैट अलाउद्दीन टुक दिस मेजर टू रिड्यूस द प्राइसेस सो दैट लो सैलरीज वर एक्सेप्टेबल बाय सोल्जर्स दस मेंटेनिंग लार्ज आर्मी। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का क्वेश्चन है। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का क्वेश्चन ये है कि बर्नी की तारीख फिरोजशाही से हमें यह पता चलता है कि मार्केट रिफॉर्म्स इसीलिए लाए गए ताकि रेट इतने कम हो जाएं कि वो कम से कम सैलरी पर सैनिकों को रिक्रूट कर सके, और सैनिकों को भी वो बात चुभे ना कि हमें कम से कम सैलरी दी जा रही है। तो कम से कम सैलरी पर ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को रिक्रूट करे, और ज्यादा से ज्यादा सैनिक जो हैं वो सेना में भर्ती भी हो कम से कम सैलरी के लिए, क्योंकि मार्केट में दाम इतने कम है कि जितनी उन्हें सैलरी मिल रही है उससे उनका गुजारा चल जा रहा है, ठीक है। ये किसने कहा है, ये बर्नी ने कहा है। जबकि अमीर खुसरो ने क्या कहा है कि जनता की भलाई के लिए किया उसने, ठीक है। सो इट वाज अ पॉलिटिकल मूव, ऑब्वियसली बर्नी वाला पॉइंट जो है वो रादर वो ज्यादा बेटर और ज्यादा सेंस बनाता है, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का क्वेश्चन है अगेन, अलाउद्दीन अपॉइंटेड मार्केट सुपर। अब ये ऐसा किया कैसे, उसने मार्केट को कंट्रोल कैसे रखा, देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो मार्केट सुपरवाइजर। पहले तो उसने देखा कि मार्केट में रेट फिक्स करने का काम किसका था, रेट फिक्स करने का काम था अलाउद्दीन का। अलाउद्दीन की काउंसिल थी पूरी, फाइनल फैसला अलाउद्दीन का रहता था, रेट फिक्स करता था अलाउद्दीन हर चीज का, हर कॉमोडिटी का। जो दिल्ली के बाजार में बिक्री है ना, हर कॉमोडिटी का रेट फिक्स अलाउद्दीन के ऑफिस से हो रहा है, उसकी पर्सनल मतलब स्टैंप से हो रहा है, ठीक है, अलाउद्दीन के कहने पर हो रहा है। और अगर कोई भी दिल्ली, खास तौर पे दिल्ली के आसपास के मार्केट में कोई भी व्यापारी एक दाम फालतू ले रहा है, एक जित्तल एक तंका भी फालतू ले रहा है, तो सीवियर पनिशमेंट दी जाती थी। और ये सुपरवाइज करने के लिए ऑफिशियल्स तो बिठाए हुए थे, लेकिन उसने स्पाइस भी छोड़े हुए थे, बच्चे, औरतें, लड़कियां स्पाइस के तौर पे उसने फैलाए हुए थे मार्केट में, ठीक है। अलाउद्दीन अपॉइंटेड मार्केट सुपरवाइजर्स एंड स्पाइस, ठीक है, बरीद जिन्हें कहा जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, टू एंश्योर दैट गुड्स वर सोल्ड एट रेगुलेटेड प्राइसेस। होल्डिंग ऑफ ग्रेन्स बाय पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स वाज प्रोहिबिटेड टू प्रिवेंट ब्लैक मार्केटिंग। अब मैंने आपको बोला कि पीजेंट से डायरेक्ट खरीद रहा है वो, या तो पीजेंट से डायरेक्ट अलाउद्दीन खरीद रहा है जहां जहां तक वो खरीद सकता है, और जो बाहर के एरिया है वहां से खरीद रहे हैं कौन, बंजारे। तो वो नजर रखवा रहा है पीजेंट्स पर भी, बंजारों पर भी, और बंजारे जो शहर तक लेकर आ रहे हैं, बीच में जहां जहां से वो ग्रेन गुजर रहा है, वो नजर रख रहा है कि कोई जमाखोरी तो नहीं कर रहा, कोई ग्रेन होर्डिंग तो नहीं कर रहा, ताकि रेट मैनिपुलेट कर सके, ठीक है। तो जहां जहां तक उसके बंदे फैले हुए थे, अलाउद्दीन के स्पाइस फैले हुए थे, वहां वहां तक उसने मार्केट को कंट्रोल किया। और जो फंस गया, क्योंकि ग्रेन होर्डिंग होती होगी, ब्राइबरी भी होती होगी, सब चीजें होती होंगी, लेकिन जो फंस गया, जो पकड़ा गया, उसके हाथ पैर काट दिए जाते थे, ठीक है। हाथ पैर तोड़ देना, स्किन उतरवा लेना, बॉयल करवा देना, सीवियर पनिशमेंट, बहुत घातक, पब्लिकली करवाई जाती थी ताकि लोगों में भय फैले, ठीक है। और लोगों में भय था भी, इसीलिए मार्केट स्टेबल रहा। द गवर्नमेंट रन ग्रैनरीज वर एस्टेब्लिश। अब एक और पॉइंट, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि फैमिन्स नहीं पड़ते, सूखे नहीं पड़ते, अकाल नहीं आते, लेकिन अलाउद्दीन के समय में जितने भी फैमिन्स पड़े ना, मार्केट स्टेबल रहा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने जमाखोरी, सरकारी जमाखोरी करी, गवर्नमेंट ने ग्रेनरीज एस्टेब्लिश करी, और जब भी सूखा पड़ता था तो उस ग्रेनरीज से माल निकालकर बेचा जाता था, ठीक है। वर एस्टेब्लिश्ड बाय हिज एडमिनिस्ट्रेशन वेयर द गवर्नमेंट्स शेयर ऑफ ग्रेन वाज स्टोर्ड, ठीक है, गवर्नमेंट का शेयर भी होगा, लेकिन फेमिन के लिए भी। खुसरो एंड बर्नी स्टेट्स दैट प्राइसेस वर नॉट अलाउड टू इंक्रीज ड्यूरिंग अलाउद्दीन लाइफ टाइम इवन व्हेन रेन वाज स्केर्स। सो खुसरो और बर्नी दोनों ने डॉक्यूमेंट किया है स्टेबिलिटी ऑफ मार्केट, ठीक है। अगेन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। द शॉपकीपर्स हु वायलेटेड द प्राइस कंट्रोल रेगुलेशंस और ट्राइड टू डिसीव बाय यूजिंग फॉल्स वेट्स, यानी आप मान सकते हैं जो फॉल्स वेट्स होते हैं ना, जिनके मतलब मान लीजिए किलो दिखाकर वो 800 किलो का ही जो है वो वेट इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो फॉल्स वेट्स अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो सजाएं, वर गिवन सीवियर पनिशमेंट्स, बहुत सीवियर पनिशमेंट, राइट। अकॉर्डिंग टू बर्नी 3 मार्केट्स। अब ये आ गया इंपॉर्टेंट, अब ये 3 मार्केट वाला सिस्टम किसने बताया, खुसरो ने या बर्नी ने? तो ये बर्नी ने बताया। द फर्स्ट मार्केट वाज फॉर फूड ग्रेन्स, 3 मार्केट थी, पहली थी फूड ग्रेन, सेकेंड मार्केट वाज फॉर क्लॉथ,
and expensive items such as sugar, ghee, oil, dry fruits, etc. Third market for horses, slave and cattle. तो पहला फूड ग्रेन, दूसरा सस्ता और एक्सपेंसिव कपड़ा, और तीसरा घोड़े, स्लेव और कैटल वगैरह के लिए। ये 3 मार्केट थे। किसने बताया हमें? हमें इसके बारे में पता चलता है बर्नी, अगेन अ क्वेश्चन ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, समझ रहे हैं आप? डिटेल्ड रेगुलेशन, जवाबित बहुत इंपॉर्टेंट। जवाबित क्या है? रेगुलेशन लगाई जाती थी, रेट अलाउद्दीन फिक्स करके दे रहा है कि किस रेट पर बेचना है। वर फ्रेम्ड, अब ऐसा नहीं है कि वो मन मर्जी से, अलाउद्दीन ठीक ठाक समझदार इंसान था, और ऐसा नहीं है कि खुद सब फैसले लेता था, काउंसिल रखी हुई थी, वो लोग मार्केट के ज्ञानी थे, ग्लोबल मार्केट के ज्ञानी थे, राइट। आसपास की जितनी भी बड़े देश हैं, अरब है, फारस है, साउथ ईस्ट एशिया है, दक्षिण भारत, सभी मार्केट्स को जो है वो जोड़, मतलब एक वाजिब दाम बट बहुत कम दाम जो है वो फिक्स किया जाता था, राइट। वर फ्रेम्ड फॉर कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल दीज मार्केट्स। अ सेट ऑफ 7 रेगुलेशंस हैव फ्रेम्ड बाय अलाउद्दीन नोन एज मार्केट कंट्रोल मेजर्स। तो आपको ध्यान रखना है 7 रेगुलेशंस अलाउद्दीन ने मार्केट कंट्रोल मेजर्स के रूप में एस्टेब्लिश किए। ठीक है, जवाबित कहते हैं उन्हें। These measures were enacted to regulate the activities of traders who bought grain to Delhi। अब यहां पर देखिए दिल्ली के लिए है ये, जवाबित किसके लिए? दिल्ली के लिए। पता कहां से चलता है हमें? बर्नी किताब में। तो बर्नी ने दिल्ली के बारे में लिखा है, बर्नी ने और किसी बड़े शहर के बारे में नहीं लिखा। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि और बड़े शहरों में भी होता होगा, क्लियरली नहीं कह सकते लेकिन। ठीक है, तो सुल्तान, अभी आ गया, सुल्तान फिक्स्ड द प्राइसेस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्राइस कौन फिक्स करता है? सुल्तान। ऑफ ऑल द कमोडिटीज फ्रॉम ग्रेन, ऑल द कमोडिटीज, राइट। दिल्ली में बिकने वाली हर कमोडिटी का रेट सुल्तान के ऑफिस से फिक्स हो रहा है, राइट। क्लोथ्स, स्लेव्स, कैटल एटसेट्रा। द कंट्रोलर ऑफ मार्केट, ये आ गई टर्मिनोलॉजी, शाहने मंडी। मार्केट को कंट्रोल कर रहा है शाहने मंडी। इंटेलिजेंस ऑफिसर बरीद, सीक्रेट स्पाइस मुनिया वर अपॉइंटेड। द ग्रेन मर्चेंट्स वर प्लेस्ड अंडर शाहने मंडी। बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रेन जो मार्केट है वो शाहने मंडी के अंदर है, और ये मतलब बरीद और मुनिया क्या है? ये आपके स्पाइस है, स्पाइस का नेटवर्क। अब देखते हैं अलाउद्दीन के मार्केट रिफॉर्म्स में, फूड मार्केट के बारे में समझते हैं, राइट। इनिशिएटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी इन डिफरेंट मार्केट्स। फूड मार्केट में क्या क्या इनिशिएशन लिया, कैसे फूड मार्केट को, कैसे उसने फूड और ग्रेन मार्केट को जो है वो स्टेबल किया, देखिएगा। Alauddin tried to control not only the supply of food grains from the village and its transportation to the city by the grain merchants, but also its proper distribution to the citizens। देखिए, अलाउद्दीन विलेज से लेकर सिटी तक पहुंचने का जो पूरा सफर है, विलेज में गांव में किसानों के खेतों से जाकर खरीदना, फिर उसके बाद विलेज से सिटी में ट्रांसफर करने वाले कौन? जो बंजारे ट्रांसफर करते हैं, उनके बीच में जो है वो छोड़कर रखना क्या? बरीद या स्पाइस, ताकि ये देखा जाए कि बंजारे चोरी ना कर रहे हो। फिर उसके बाद शहर आने के बाद मार्केट में ये देखा जाए कि लोग होर्डिंग ना हो, है ना, इतने सस्ते दाम पर मिल रहा है। मान लीजिए किसी ने ये सोच लिया कि मैं तो 100 मण खरीद लूं और जब अकाल पड़े तो बेचूं, ठीक है, तो ऐसा ना हो, यानी कि गांव से लेकर ट्रांसपोर्टेशन से लेकर बिकने तक सब पर नजर रखी हुई है उसने। ठीक है, आप कहेंगे कैसे? तो आधे मण से ऊपर कोई भी परचेज नहीं करेगा। आधा मण क्या होता है? एक मण 40 किलो के अराउंड का होता है, तो आधा मण आपका 20 किलो के अराउंड बनता है। तो 20 किलो से ऊपर कोई परचेज नहीं करेगा, ये फिक्स कर दिया उसने, जिससे होर्डिंग रुक जाती है। ठीक है, मार्केट में, सिटी में कोई परचेज नहीं करेगा। ऑब्वियसली जो बंजारे हैं वो ज्यादा लेकर आते हैं। अलाउद्दीन फर्स्ट एफर्ट वाज टू इंश्योर दैट, सेकंड पॉइंट देख रहे हैं हम, अलाउद्दीन फर्स्ट एफर्ट वाज टू इंश्योर दैट देयर वाज सफिशिएंट स्टॉक्स ऑफ फूड ग्रेन्स with the government so that the traders did not try to hike up prices by creating an artificial scarcity। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये, मान लीजिए कि मार्केट में 1000 किलो जो है वो अनाज बिकना है, ठीक है, और बंजारे कह रहे हैं जी हमारे पास तो केवल और केवल 700 किलो है, ठीक है, और 1000 किलो बेचना है। तो अलाउद्दीन की जो ग्रेनरीज है, सरकारी ग्रेनरीज है, वो क्या करते थे? बाकी के 300 किलो जो है वो अपनी तरफ से देते रहे, ठीक है, कि ये लो, ताकि 1000 किलो मार्केट में पहुंचे, मार्केट की डिमांड ना रुके, ताकि रेट जो है वो मर्चेंट्स और जो बंजारे हैं ये रेट्स को मैनिपुलेट करने की एज इनके पास ना हो। ठीक है, क्योंकि इन्होंने 300 किलो पीछे रखा हुआ है, वो इसीलिए रखा है ताकि समय आने पर उसका यूज करें, उसके हिसाब से मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करें।
तो जो मर्चेंट्स हैं उनसे जो है वो मार्केट का कंट्रोल छीन लिया, क्योंकि जो पब्लिक जो ग्रेनरीज थी, जो गवर्नमेंट की ग्रेनरीज थी, उसमें जो है वो अनाज जो रखा होता था उससे मार्केट को कंट्रोल वो करते थे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टैक्ट है। द टास्क ऑफ ट्रांसपोर्टिंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम द कंट्री साइड वॉज जनरली कैरिड आउट बाई ग्रेन मर्चेंट्स ऑल्सो नोन एज कारवनिया और बंजाराज, सम ऑफ whom had 10,000 और 20,000 बलक्स। तो एक पूरा ट्रेड गिल्ड, एक मर्चेंट्स का एक पूरा नेटवर्क था। 10,000 से 20,000 बलक्स तक उस नेटवर्क में थे। ठीक है, जो कि गांव से शहर तक अनाज को पहुंचाते थे। तो उस ट्रेड गिल्ड के साथ, उस ट्रेड गिल्ड को कंट्रोल कर कर रखना, जिसमें ज्यादातर ये बंजारे हिंदू होंगे। इन हिंदू बंजारों को, हिंदू नहीं होंगे तो ट्राइबल इनके अपने कल्चर्स होते हैं, उनको फॉलो करते हैं ये, राइट। सो ऐसे ट्राइबल कल्चर वाले, या मान लीजिए हिंदू हैं या मान लीजिए जैन भी हैं, तो इनको कंट्रोल करके रखना एक मुसलमान शासक द्वारा बहुत मुश्किल चीज है, बट स्टिल ही मैनेज, राइट। एन ऑफिशियल सुनहा, ठीक है, वॉज अपॉइंटेड टू ओवरसी दीज ग्रेन मर्चेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट, इन ग्रेन मर्चेंट्स, ये ग्रेन मर्चेंट्स होर्डिंग ना करें, चोरी ना करें, ओवर ज्यादा ना खरीदें, ठीक है, कम ना बेचें, इस तरह की चीजों पर जो है वो मैंडेट रखने के लिए सुहना जो है वो ऑफिसर तो था ही, लेकिन उसके अंदर बरीद भी थे, स्पाइस भी छोड़े होते थे उसने। ठीक है, ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स दीज बंजारास बॉट सो मच फूड ग्रेन इनटू द सिटी दैट इट वाज नॉट नेसेसरी टू टच द रॉयल स्टोर्स। ठीक है, अलाउद्दीन टुक स्ट्रिक्ट मेजर टू सी दैट द प्राइसेस लेड डाउन बाय हिम वर स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड। स्ट्रिक्ट मेजर्ड कैसे? जो प्राइस को जरा भी हेर फेर कर रहा है ना, तो सरेआम जो है वो कूटा जाए, या हाथ पैर काटे जाएं, हाथ पैर तोड़े जाएं, खा ले, मतलब समझ रहे, सीवियर पनिशमेंट दी जाए। ठीक है, इससे बंजारों में भय रहता था। अब बंजारों में एक सेफ्टी भी थी कि दाम तो मिलेगा ही मिलेगा, दिल्ली जाएंगे तो दाम मिलेगा ही, तो एक सेफ्टी भी थी, लेकिन एक डर भी था कि चोरी ना करें। उनकी कमाई चोरी से ही थी। फ्यूडल सिस्टम में बेसिकली कमाई चोरी से ही है। तो आप ये मान के चले कि 600 एडी से 1200-1300 एडी तक अगर चोरी ही होती आई है पिछले 700-800 सालों से, तो ये जो आदत है ये अचानक से नहीं टूटेगी, इसके लिए सिवियर पनिशमेंट्स देनी पड़ेंगी, तब जाके ये चोरी करने की, ये मतलब जमाखोरी करने की, ये बीच में दलाली करने की आदत जो है वो मर्चेंट्स की छूटेगी। इससे नुकसान किसे हुआ? इससे नुकसान जो है वो भारतीय ट्रेडर्स को हुआ। फायदा किसे हुआ? फायदा जो है वो मुस्लिम नोबिलिटी को हुआ। ठीक है, खासतौर पर अलाउद्दीन, उसकी फैमिली को फायदा हो रहा था ऑब्वियसली। ठीक है, या मुस्लिम ट्रेडर्स को फायदा हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो ऑफिशियल्स हैं वो ऑब्वियसली मुस्लिम हुआ करते थे ज्यादा। इंडियंस हिंदू भी होते थे, लेकिन ज्यादा ऑफिशियल्स मुस्लिम हुआ करते थे, उनको फायदा हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, जो इंडियन बिचौली हैं, जो मतलब ट्रेडिशनल दलाल या ट्रेडिशनल लैंडेड एरिस्टोक्रेसी जो थी, जो बीच बीच में रेवेन्यू खाया करती थी, उनके स्रोत खत्म हो गए कमाई के। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो विरोध में आ गए, इसके अलाउद्दीन के। नेक्स्ट चीज, एन ऑफिसर कॉल्ड शेहना, बहुत इंपॉर्टेंट है शेहना, और दूसरा जो है वो शुहना, ध्यान रखिएगा। विद एन एडिक्वेट फोर्स वॉज अपॉइंटेड इन चार्ज फॉर द मार्केट with strict instructions to punish anyone who violated the order। अब मार्केट में पनिशमेंट देने का काम किसका? चहना का। ठीक है, बंजारों को कंट्रोल करने का काम किसका? चूहना का। ग्रेन जो मार्केट है वो किसके अंडर? शहाने, ये वही है शहना। ठीक है, तो शहना मंडी, मंडी का शहना है ये, समझ रहे? आगे देखिएगा, ये एक ही है एक्चुअली, शहना, यहां पर यू लगा दिया बीच में क्योंकि शाहना पढ़ा जाता है, वहां पर ए लगा दिया शाहना पढ़ा गया, ई लगा दिया शाहना पढ़ा गया। नाम शाहना, ये काम अलग अलग है। ठीक है, मर्चेंट्स को कंट्रोल करना, मंडी को कंट्रोल करना, सजाएं देना, शाहना ही कर रहा है सबका काम। ठीक है, अ सिस्टम ऑफ राशनिंग वॉज ऑल्सो इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ स्कैरिसिटी। राशनिंग मतलब कितना राशन किसको दिया जाएगा, फिक्स किया गया। ठीक है, ईच ग्रोसरर was issued an amount of grains from the government store bearing in mind the population of the ward. No individual was allowed to buy more than half मन at one time। देखिए, ये है जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो ग्रोसरर हैं। ठीक है, स्कैरिसिटी मान लीजिए फेमिन, अकाल पड़ा हुआ है, ठीक है, सूखा पड़ा हुआ है, या एपिडेमिक फैला हुआ है, ठीक है, बीमारियां फैली हुई हैं, ऐसे में सरकार और मान लीजिए बंजारे जो हैं वो बेचने नहीं आ पाए अनाज, तो जो गवर्नमेंट की ग्रेनरी है वहां से ग्रोसरर को जाएगा अनाज, और ये फिक्स कर दिया गया है कि आधे मन से ज़्यादा नहीं खरीदेंगे ताकि जमाखोरी ना हो सके। ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस सिस्टम वाज नॉट अप्लाइड टू द नोबल्स, लेकिन नोबल्स के लिए नहीं, आम जनता के लिए। ये पॉइंट ध्यान रखना है। नोबल्स जो है वो आधे मन से ज़्यादा खरीद सकते हैं क्योंकि उनका हाउस होल्ड थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो आधे मन से वो कैसे चलाएंगे, मान लीजिए एक नोबल के अंदर 40 या 50 नौकर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आधे मन अनाज से कब तक काम चलाएगा। If the nobles did not had lands of their own, they were issued grains in accordance with the number of their dependents। अब यहां पर देखिए, नोबल्स जो मान कोई डिपार्टमेंट है किसी के पास कोई मिनिस्ट्री है, ठीक है, अगर उसके पास लैंडेड, क्योंकि तुर्की लोग हैं, ये बाहर से आए हैं तो इंडिया में लैंड तो है नहीं, राइट। सो अगर उसको लैंड ग्रांट नहीं मिला है तो उसको सैलरी के तौर पे ग्रेन्स दिए जाते हैं, ठीक है, पैसे नहीं दिए जा रहे, सैलरी के तौर पे ग्रेन्स दिए जा रहे हैं। As a consequence, these measures, there was no shortage of food grain at Delhi even during the times of famine। ये कहा है बर्नी ने, ठीक है। और बर्नी एज वेल एज खुसरो दोनों ने कहा है कि 20 सालों तक तो सूखा दिल्ली में अकाल पड़ा ही नहीं, मतलब अकाल पड़ रहे थे लेकिन 20 सालों तक जो है वो लोग भूखे नहीं मरे दिल्ली के, ठीक है। द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स डिड नॉट इंक्रीज इवन बाय अ दाम और अ धर्म। एक दाम नहीं बढ़ा, एक धर्म नहीं बढ़ा। दिस इज सपोर्टेड बाय इसामी, अ कंटेम्पररी ऑफ बर्नी। ये दाम और धर्म वाली बात इसामी ने कही है, लेकिन मार्केट स्टेबल है, ये बात कही है किसने, बर्नी एज वेल एज खुसरो दोनों ने कही है। ये दाम और धर्म नहीं बढ़ा, ये बात कही है किसने, इसामी ने। अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो आज हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, टर्मिनोलॉजी भी मिल रही है, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी मिल रहे हैं, फैक्ट्स भी मिल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, ये मत सोचिएगा कि ये बहुत हल्के में, नहीं, इनको नोट कीजिएगा, सवाल बनते हैं ये, ठीक है। क्लॉथ मार्केट की बात करते हैं। दूसरी तरह, पहली ग्रेन मार्केट है, दूसरी तरह की मार्केट है क्लॉथ मार्केट, और तीसरी कौन सी है आपकी, जो स्लेव और कैटल की, मतलब हॉर्सेस, स्लेव एंड कैटल की मार्केट है, ठीक है। क्लॉथ मार्केट। अब कपड़ा कहाँ कहाँ से आता है, कपड़ा बंगाल वाले रीजन से सिल्क आ रहा है, गुजरात वाले रीजन से कॉटन आ रहा है जबरदस्त, ठीक है। उसके अलावा कढ़ाई घुड़ाई का काम तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हर जगह हो रहा है। तो दिल्ली में हर जगह से कपड़ा बिकने आ रहा है क्योंकि मैक्सिमम नोबिलिटी दिल्ली में बैठी है, खरीदने वाले लोग, महंगा कपड़ा खरीदने वाले लोग दिल्ली में बैठे हैं, ठीक है। तो दिल्ली की नोबिलिटी को कैसे खुश करेगा अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली की नोबिलिटी को खुश करने का तरीका यह है कि महंगा सिल्क उनको सस्ते दामों में दिलाए, राइट। तो क्लॉथ मार्केट के रेट को अगर वो कंट्रोल कर लेता है तो दिल्ली की जो नोबिलिटी है वो खुश हो जाती है, क्योंकि महंगा सिल्क, महंगा कॉटन, महंगा कढ़ाई, महंगा जो है वो एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा उनको बहुत रिलेटिवली सस्ते में मिल रहा है, ठीक है। ऑल द क्लॉथ बॉट बाय मर्चेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जैसे गुजरात, बंगाल, ठीक है, including foreign lands, was to be stored and sold only in cloth market at government rates as per the orders of अलाउद्दीन खिलजी। आज भी आपको दिल्ली में सरोजनी जैसे क्लॉथ मार्केट अलग से मिल जाते हैं, ठीक है। ट्रेंड शुरू कहाँ से हुआ, अलाउद्दीन से, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से, कि कपड़ों के लिए अलग से मार्केट हो, ठीक है, जिसका रेट को कौन फिक्स करेगा, अलाउद्दीन खिलजी ही करेगा। तो सबसे पहले कपड़ा आएगा कहाँ पर, क्लॉथ मार्केट में आएगा, लेकिन गवर्नमेंट के रेट से बिकेगा, ठीक है। If any commodity was sold even at a jittal higher than the official price, it was confiscated and seller was punished. All merchants were registered. रजिस्ट्री करी जाती है मर्चेंट्स की, ठीक है, किसके द्वारा, ऑब्वियसली शाहान, मतलब जो शाहाना जो ऑफिसर है उसके द्वारा, ठीक है। अब वो मंडी का शाहाना है, ठीक है, ये क्लॉथ मार्केट का है, ठीक है। और शाहाने, सराय ए अदल कहा जाता है क्लॉथ मार्केट को, सराय ए अदल, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सराय वर्ड का मतलब होता है होटल और अदल का मतलब होता है अदालत, जस्टिस जहां दिया जाता है। तो यानी कि एक ऐसा रिजॉर्ट जहां पर बिल्कुल जायज काम हो रहा है, बिल्कुल जस्टिस वाला काम हो रहा है, बिल्कुल जो है वो मतलब मुकम्मल काम हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज सराय ए अदल, क्लॉथ मार्केट। A deed was taken from all the registered merchants that they would bring same quantities of commodity to the Sarai Adl every year and sell them at government rates, right? An officer was appointed to issue permits to amirs, maliks, etc. for the purchase of costly commodities in accordance with their income। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आमिर और मलिक जो है वो अपनी कमाई का एक कुछ हिस्सा ही कपड़ों पर खर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए उनको परमिट इशू होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक और बहुत अजीब है।
ऐसा ना हो कि नोबल्स कहीं ये कहें कि यार मेरी तो इतनी तनख्वाह है ही नहीं कि मैं ये वाला कपड़ा पहन ही नहीं पा रहा, राइट। सो नोबल्स को सस्ता कपड़ा दिलवाया, प्लस नोबल्स की फिक्स कर दिया कि इतना ही आप कपड़ा खरीदेंगे, या यही कमोडिटी को आप परचेज कर सकते हैं, इसी कॉस्टली कमोडिटी को आप परचेज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप करेंगे नहीं, ठीक है। जिससे क्या हो, जिससे नोबिलिटी में आपस में खींचतान ना बढ़े कि मेरे कपड़े ज़्यादा वो है, मैं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं ज़्यादा मतलब अमीर हूँ और मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा, समझ रहे, तो कोर्ट्स में फैक्शंस ना बटे। तो अलाउद्दीन की कोर्ट में, अलाउद्दीन की नोबिलिटी में एक दूसरे के प्रति जो है वो कपड़ों को लेकर, ट्रिवियल चीज़ों को लेकर लड़ाई हो जाती है, ठीक है, मानिए इस बात को। उसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो ऑफिशियल्स अपॉइंट किया अलाउद्दीन ने कि कौन कितना कपड़ा खरीदेगा, ठीक है। The main job of this officer was to prevent people from purchasing costly cloth and then giving it to others to take it out of Delhi to sell in neighboring towns at 4 or 5 times higher price। एक पॉइंट ये भी है, ठीक है। देखिए आपस में जो घृणा है वो वाला पॉइंट यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन मैंने वो बताया क्यों, क्योंकि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कोर्ट की पॉलिटिक्स कैसे चलती है, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए वो बात भी है। लेकिन एक ये बात भी है कि कपड़ा दिल्ली से खरीद कर, जैसे आज भी हो रहा है, कपड़ा दिल्ली में सस्ता आता है, दिल्ली से खरीद कर जो है वो, मान लीजिए शिमला में वही कपड़ा जो है वो 5 गुना दाम पे बेचा जा रहा है। गुजरात से खरीद कर वही कपड़ा जो है वो, मान लीजिए किसी भी ऐसे शहर में जहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर 3 या 4 या 5 गुना दाम पर बेचा जा रहा है। तो वो चीज़ दिल्ली में तब भी हो रही थी, इसलिए कॉस्टली कपड़े के परचेज पर जो है वो कंट्रोल लगाया गया। लेकिन उसके अलावा जो नोबल्स हैं उनके बीच में जो ट्रिवियल कंपटीशन होता है उसको कंट्रोल करने की भी कोशिश की गई, ताकि नोबल्स के बीच में खींचतान ना बढ़े। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्केट फॉर हॉर्सेस, तीसरा मार्केट कौन सा है, घोड़ों का, कैटल का और स्लेव्स का मार्केट। स्लेव्स में कौन, जहां पर मिलिट्री कैंपेन्स किए गए वहां से बच्चों को, बूढ़ों बूढ़ों को तो नहीं, बूढ़ों को तो कौन स्लेव नहीं बनाया जाता स्लेव, लेकिन बच्चों को, लड़कियों को स्लेव बनाया जाता है खासतौर पे, कैटल, ठीक है। और उसके अलावा घोड़े बहुत इंपॉर्टेंट भैया, सेना में, तुर्कियों की सेना में घोड़ों की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस, कैवलरी की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस, क्योंकि कैवलरी के दम पर ही युद्ध लड़े जा रहे हैं। और डिफेंस, मंगोल्स से अगर आपको डिफेंस करना है तो कैवलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि मैंने आप बोला ना कि मंगोल्स को अलाउद्दीन इसलिए कर सका रिपेल क्योंकि मंगोल्स अपने साथ जो घोड़े लेकर आए वो गर्मी नहीं सह सके। फिर एक बच्चे ने बहुत इंटरेस्टिंग मुझसे पूछा कि तैमूर के आक्रमण को क्यों नहीं रिपेल कर सके। पहली चीज तो ये कि तैमूर के रहते रहते, तैमूर जब आया ना तब तुगलक इतने कमजोर हो गए थे कि उसका सामना नहीं कर सकते थे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ किस तरह का घोड़ा वो लाया है। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि तैमूर आया है ट्रांस ओक्शियाना वाले रीजन से, दैट मीन्स तैमूर का फारसी और अरबी घोड़ों के साथ रिलेशन बना रहा, मतलब उसके पास फारसी और अरबी घोड़ों की संख्या ज़्यादा थी। मंगोल जो हैं वो और ऊपर से आए, और मंगोल्स अपने घोड़ों को बहुत सीरियसली लेते हैं, और वो क्रॉस ब्रीड नहीं करते, इनब्रीड, मतलब क्रॉस ब्रीड करने से परहेज रखते हैं, वो अपने घोड़ों को प्योर ब्रीड रखने की कोशिश करते हैं वो, ठीक है, क्योंकि उनके घोड़े बहुत स्ट्रांग, मजबूत, लंबी दूरी तक चलने वाले, राइट, और उनकी सेना में उन बहुत कामयाबी दिलाते हैं उनको उनके घोड़े, तो वो मिक्स ब्रीड करने से बचते हैं। लेकिन तैमूर जो है वो ट्रांसओक्शियाना में था, उसके बाद वो धीरे धीरे मूव किया अफगानिस्तान वाले रीजन में, खुरासान वाले रीजन में, तो वहाँ पर उसको तो अरबी घोड़े जो मिले वो ऑब्वियसली इंडिया के माहौल में आसानी से अटैक कर सकते थे। तो घोड़ा एक फैक्टर है, मैंने बोला ना मंगोल की हार में हॉर्स एक फैक्टर है, बट एक मात्र इंपॉर्टेंट फैक्टर ऐसा नहीं कहा मैंने, ठीक है, और भी चीजें थी, ठीक। द सप्लाई ऑफ हॉर्सेस ऑफ गुड क्वालिटी एट फेयर प्राइस वॉज इंपॉर्टेंट बोथ फॉर आर्मी एज वेल एज, मतलब पर्सनल यूज भी, ठीक है। द हॉर्स ट्रेड वॉज मोर और लेस अ मोनोपोलिस्टिक ट्रेड, दैट ओवरलैंड ट्रेड बीइंग मोनोपोलाइज्ड बाय मुल्तान और अफगान। अब देखिए घोड़े कहां से आ रहे हैं, घोड़े आ रहे हैं अरब से, या तो अरब से, तो अरब के रास्ते भारत में कहां से एंटर करेंगे, जमीनी रास्ते से, तो मुल्तान सिंध वाला एरिया यहां से एंटर करेंगे। तो मुल्तान और अफगान, जो सिंध में कौन है, बलूच है, बलूच कौन है, अफगान है, ठीक है। तो बलूच के बाद सिंध, तो ये अफगानी लोगों का मार्केट है, यहाँ पर मुल्तानियों का मार्केट है, तो इन्होंने घोड़ों के ट्रेड को मोनोपोलाइज कर दिया है, इतना मोनोपोलाइज कर दिया है कि ये जो घोड़ों के ट्रेडर्स हैं ये शाहाना के बराबर जो है वो पावरफुल है, यानी शाहाने मंडी, यानी एक जो मार्केट ऑफिशियल है उनके बराबर पावरफुल हैं।
यानी कि ये ब्राइब कर सकते हैं, ये मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, रेट्स को जो है वो मैनिपुलेट करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में अलाउद्दीन ने क्या किया, अलाउद्दीन ने जीता गुजरात, ठीक है, और अब वो अरबी घोड़े इंपोर्ट करने लगा समुद्री मार्ग से, और उसने अफगानी और मुल्तानियों को बीच से हटा दिया, वहां से घोड़े उसको सस्ते दाम पर मिलने लगे, ठीक है, पहली चीज तो। उसके अलावा और देखिएगा, द हॉर्सेस ब्रॉट फ्रॉम मुल्तान and Afghanistan were sold by middlemen or dalals. According to Barni, the rich dalals were as powerful as officials of the market. They resorted to bribery and other corrupt practices. The horse merchants were in league with the dalals to raise the price of horses. Alauddin took harsh measures against such dalals. They were banished from the town and some were imprisoned. तो अलाउद्दीन ने क्या किया, पहले तो इन दलालों को धरा, जेल में डाला। अलाउद्दीन के गुजरात कैंपेन, आगे मिलिट्री कैंपेन टॉपिक आएगा, उसमें गुजरात कैंपेन समझाऊंगा मैं आपको। तो वहां पर गुजरात को जीतने का कारण क्या था कि जो अरब से ट्रेड है वो फैसिलिटेट हो सके, ठीक है। गुजरात को जीता तो अब मुल्तानियों से और अफगानियों से घोड़े खरीदने की जरूरत बची ही नहीं, ठीक है, अब घोड़े डायरेक्ट अरब से आ रहे हैं। लेकिन अब घोड़े की क्वालिटी को मेंटेन रखना भी जो है वो सेना में जरूरी है, राइट। अकॉर्डिंग टू द 16th सेंचुरी क्रॉनिकलर फरिश्ता ने आर्मीज के बारे में बहुत कुछ कहा है, ठीक है। अलाउद्दीन मेंटेन्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी विच इंक्लूडेड 475,000 हॉर्समैन, यानी 4,75,000 घोड़े। तो ये एक एग्जैजरेटेड नंबर लगता है, लेकिन आप समवेयर अराउंड 1 से 1.5 लाख के आसपास आप रख सकते हैं कि इतनी कैवलरी तो अलाउद्दीन की थी, ठीक है। He maintained such large army but paying low salaries to his soldiers and introduced market price control to ensure that low salaries were acceptable to the soldiers according to Barni. ऐसा किसने कहा है, बर्नी ने कहा है, ठीक है। समझाया ना मैंने कि सेना में भर्ती होना आसान कर दिया है क्योंकि मार्केट में रेट कम है, कम सैलरी, और इसलिए कम सैलरी भी दे सका, ठीक है। लेकिन घोड़े को मेंटेन करना मुश्किल काम है। ही जनरली रिवॉर्डेड हिज जनरल्स एंड सोल्जर्स विद लैंड आफ्टर सक्सेसफुल कैंपेन्स, स्पेशली दोज इन डेक्कन्स। अलाउद्दीन गवर्नमेंट मेंटेन्ड अ डिस्क्रिप्टिव रोल। अब नेक्स्ट चीज, ये मिलिट्री रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऊपर पॉइंट बदल गया, मिलिट्री रिफॉर्म्स पर आ गए अब हम, ठीक है। मार्केट रिफॉर्म्स हमारे कवर हो गए, 3 मार्केट, अब मिलिट्री रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। मिलिट्री रिफॉर्म्स कैसे लाए गए, सेना में ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को भर्ती करके, ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को स्टैंडिंग आर्मी, यानी कि समझ रहे हैं आप, फुल ऑक्यूपेशन उनका लड़ना ही है। ऐसा कैसे कर सकते थे आप, मार्केट का रेट जो है वो, मार्केट में रेट्स कम से कम कर दो, इसलिए कम से कम सैलरी में सेना में भर्ती हो जाएंगे लोग। मार्केट में घोड़े भी बहुत जरूरी हैं, ठीक है। सो मुल्तानी और अफगानी जो ट्रेडर्स हैं उनको पनिश किया और गुजरात को जीता, और वहां से अरबी घोड़ों को डायरेक्ट इंपोर्ट किया और सीधा अपने हाथ, मतलब सीधा राज्य के हाथ में ले दिल्ली लाए और दिल्ली लाकर बेचे गए वो घोड़े, ठीक है। उसके अलावा लैंड ग्रांट जो है वो दक्षिण भारत में जितने भी कैंपेन हुए वहां पर उसने सैलरीज की बजाय लैंड ग्रांट दी, राइट। अलाउद्दीन गवर्नमेंट मेंटेन डिस्क्रिप्टिव रोल। अब आर्मी में दूसरी चीज ये कि पहले ना एक बहुत बड़ी चोरी हुआ करती थी कि घोड़ों और सैनिकों को लेकर, मान लीजिए कि 1,000 सैनिक जो है वो किसी ट्राइब से मांगे गए, ठीक है। तो जो कुशल सैनिक है जिसको तनख्वाह मिल रही है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो अपनी जगह किसी और को भेजेगा। मान लीजिए उसको 100 रुपये तनख्वाह मिल रही है, वो कहेगा कि ये 20 रुपये ले किसी और को और लड़ने जाओ, और वो 80 रुपये अपने पास रखेगा, ठीक है। और वो जो 20 रुपये लेकर जो गया वो अनट्रेंड सैनिक है, इस वजह से सेनाएं कमजोर हो जाती हैं। सिमिलरली मान लीजिए उसी सेम सैनिक को अरबी घोड़ा रखने को कहा गया था, लेकिन उसने जो है वो टट्टू खरीद रखा है। टट्टू इज अ वर्ड फॉर एक छोटा या बेकार क्वालिटी का घोड़ा, या खच्चर के लिए वर्ड, गधे के लिए वर्ड जो है वो, यानी कि एक मिक्स ब्रीड, एक बेकार क्वालिटी का घोड़ा, एक खच्चर वगैरह के लिए टट्टू वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए उसने टट्टू रखा हुआ है, ठीक है, एक गुड क्वालिटी का घोड़ा नहीं है, एक बेकार क्वालिटी का घोड़ा रखा हुआ है, और पैसे वो मेंटेनेंस के ले रहा है अच्छी क्वालिटी के घोड़े के। उसने घोड़ा खरीदा था लेकिन आगे वो बड़े दाम पर बेच दिया और सस्ता घोड़ा खरीद रखा है फिर बदले में, ठीक है। तो इस तरह की चोरी हुआ करती थी। तो इस तरह की चोरियां बचाने के लिए, ठीक है, नया सिस्टम जो है वो हुलिया, चेहरा, दाग, ये नया सिस्टम जो है वो मिलिट्री में लेकर आया गया अलाउद्दीन द्वारा, ठीक है। कैसे देखेगा, यहाँ मैं पॉइंट्स में बताता हूँ। ओकेशनली अ स्ट्रिक्ट रिव्यू ऑफ आर्मी वाज कंडक्टेड टू एग्जामिन द हॉर्स एंड आर्म्स ऑफ सोल्जर, ठीक है।
स्ट्रिक्ट रिव्यू किया जाता था, घोड़े चेक किए जाते थे कि जो जिस क्वालिटी के घोड़े सेना में रखने को बोले गए हैं वैसे रखे जा रहे हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि अच्छे क्वालिटी के घोड़े बेच दिए और उसके बदले टट्टू रख लिए हुए, ठीक है। टू एंश्योर दैट नो हॉर्स कुड बी प्रेजेंटेड ट्वाइस। और एक और बात, मान लीजिए कि किसी एक जनरल को बोला गया कि आपको 10,000 घुड़सवार तैयार रखने हैं, और इंस्पेक्शन में आया कोई सेंटर से ऑफिशियल, ठीक है, और उसने क्या किया, उसके पास केवल 7,000 घोड़े हैं, पैसे उसने 10,000 घोड़े के लिए रखे हैं, उसके पास 7,000 घोड़े हैं, 3,000 घोड़े उसने फिर से दिखाए। अब 7,000 घोड़े एक साथ खड़े होंगे तो पता थोड़ी चलेगा कि 7 है कि 10 है, बहुत बड़ी संख्या होती है ना, अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। अगर आप एक हाइट पे खड़े हैं, अगर आप एक्सपीरियंसड है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, बट स्टिल 7 और 10,000 में डिफरेंस नहीं आएगा ना। दैट मीन्स एक ही घोड़े को 2 बार 3 बार जो है वो गिनती करा देना उसकी, ये एक आम प्रैक्टिस थी पहले। इसी वजह से सेना की संख्या बहुत बड़ी बड़ी गिनी जाया करती थी पहले, वो डराने के लिए भी होता था थोड़ा सा। लेकिन ट्वाइस और रिप्लेस्ड बाय अ पुअर क्वालिटी हॉर्स, जिसको टट्टू कहा जाता है, ठीक है, इट्स अ फनी वर्ड फॉर मी। ड्यूरिंग द रिव्यू अलाउद्दीन एस्टेब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग द हॉर्स। यहां से घोड़ों को ब्रांड कर रहे हैं। अब आप ध्यान दें, ये जो सिस्टम अलाउद्दीन लेकर आ रहा है ना, इट वाज नॉट नोवल फॉर इंडिया। ये ऐसा नहीं है कि अलाउद्दीन ने कोई इन्वेंशन किया नया, नहीं, ये सारे सिस्टम जो है वो फारस में, इराक में, मतलब जहां जहां पर इस्लामिक कल्चर है वहां पर ये फॉलो हो रहे थे, ठीक है। भारत में उसने पहली बार इंट्रोड्यूस किया इन्हें, ठीक है। तो चेहरा एंड दाग सिस्टम जो है वो शुरू हुआ। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अलाउद्दीन आर्मी वॉज बेस्ड ऑन टर्किश मॉडल, मैंने बोला ना टर्किश मॉडल पर, ठीक है, हो रहा है जो पहले उस पर आधारित था। डिवीजन ऑफ यूनिट्स ऑफ आर्मी वॉज बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम। टर्किश ऑर्डर क्या है कि एक टुकड़ी के अंदर 10 सैनिक होंगे, ऐसे 10-10 सैनिकों की 10 टुकड़ियां होंगी तो 100 सैनिक हो गए। जैसे चंगेज खान के बारे में अगर आप पढ़ेंगे ना, तो चंगेज खान के मिलिट्री कैंपेन की खासियत एक ये भी है कि मान लीजिए 100 सैनिकों की टुकड़ी, वो भी डेसिमल सिस्टम में ही होता था, यानी 10 सैनिकों की टुकड़ी, 100 सैनिकों की टुकड़ी। अगर मान लीजिए किसी एक ने भी गद्दारी करी ना, तो 100 के 100 को मरवा देता था वो, अपने ही सैनिकों को, चंगेज खान। इसलिए उसके सैनिक उसके लिए इतने लॉयल थे। तो कुछ इसी तरह की व्यवस्था जो है वो अलाउद्दीन भी लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसने लेवल पर नहीं ला सका। लेकिन वो डेसिमल वाला सिस्टम कि 10 के मल्टीपल में जो है वो सैनिक होंगे, घुड़सवार हो, चाहे वो कैवलरी हो, इन्फेंट्री हो, राइट, 10 के मल्टीपल में होंगे, ये सिस्टम जो है वो टर्किश मॉडल है। कौन लाया? अलाउद्दीन खिलजी, राइट। ओकेजनली अ स्ट्रिक्ट रिव्यू ऑफ द आर्मी वॉज कंडक्टेड टू एग्जामिन हॉर्स एंड आर्म्स ऑफ द सोल्जर्स। अच्छा, ये वही स्लाइड 2 बार डली हुई है यहाँ पे, ठीक है, एक्सक्यूज कीजिएगा मुझे, ये हमने पढ़ लिया। अलाउद्दीन ट्राइड टू एलिमिनेट 2 करप्ट प्रैक्टिसेस, जो मैंने आपको पहले बताई, राइट, विच वर द प्रेवलेंट ड्यूरिंग द टाइम। द रेगुलर सोल्जर्स यूज्ड टू सेंड इरेगुलर एंड अनट्रेन्ड सोल्जर्स इन देयर प्लेसेस एट टाइम ऑफ वॉर। रेगुलर सोल्जर जिसको ट्रेनिंग मिली है, जिसको सैलरी भी अच्छी मिलती है, उसको वर्दी मिली, उसको कवच मिला, उसको घोड़ा मिला मेंटेन रखने को, उसने क्या किया? युद्ध आया, मैंने कहा ना कि 100 रुपये मिलते हैं उसको सैलरी में, ठीक है, युद्ध का समय आया तो उसने 20 रुपये देकर किसी गरीब को भेज दिया अपनी जगह। ऐसा वो क्यों भेज सका? क्योंकि कोई ऑफिशियल आईडी तो नहीं थी ना जिसमें बार कोड लगा हो, जिसमें नाम लिखा हो, जिसमें एड्रेस लिखा हो, जिसमें फोटो फोटो लगी हो, फिंगरप्रिंट हो, इस तरह का सिस्टम तो नहीं था ना। तो यानी कि ये धांधली की जा सकती थी और ये की जाती थी। दूसरी चीज, कॉमन करप्ट प्रैक्टिस वाज द soldiers used to replace good quality horses and supplied the state with ordinary horses। ऑर्डिनरी या बैड क्वालिटी के हॉर्सेस खच्चर दे दिए जा रहे हैं, ठीक है, बगैर गुड क्वालिटी का हॉर्स पता कौन है? अच्छी क्वालिटी का हॉर्स किसे कहा जाता है? जिसकी जिसकी जो हाइंड लिम्स होती है ना, ठीक है, जिस घोड़े की हाइंड लिम्स या जो कमर वाला पार्ट होता है ना, पिछला पार्ट जो होता है, ये बहुत चौड़ा होता है, ठीक है, इस तरह बहुत चौड़ा होता है, ठीक है, उसको एक अच्छी क्वालिटी का घोड़ा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस तरह का जो घोड़ा है ना वो लंबी दूरी तक दौड़ सकता है, ठीक है। और जो बेकार क्वालिटी के जो आपको नॉर्मल शहरों में घोड़े दिखते हैं ना, आप देखिएगा उनकी कमर जो है वो बहुत, आपको पिछली उनकी कमर बहुत पतली नजर आएंगी, दिख जाता है कि वो अच्छी क्वालिटी का घोड़ा नहीं है। लेकिन कई जगहों पर आपको दिखेगा कि घोड़े बड़े बड़े मस्कुलर से, उनकी पीछे वाली हड, मतलब जो पीछे वाला जो हिस्सा है उनका, पेल्विक वाला जो रीजन है वो बहुत चौड़ा है। तो ऐसे जो घोड़े होते हैं वो लंबी दूरी तक दौड़ने वाले होते हैं, वो अरबी घोड़े या ईरानी घोड़े कहा जाता है उन्हें, ठीक है। स्टैलियन, जिन्हें स्टैलियन कहते हैं। बोथ दीज करप्ट प्रैक्टिसेस वर डिटरमाइंड टू डेट्रीमेंटल टू द एफिशिएंसी एंड मोरल ऑफ द आर्मी। आर्मी को पता होता था कि यार मान लो 5,000 सैनिक हैं, आर्मी को पता है कि इन 5,000 में से 2,500 तो नॉर्मल लोग हैं, इनको लड़ना नहीं आता, इनको तलवार नहीं चलानी आती ठीक से, ठीक है।
तो सेना का मनोबल भी घटा रहता है यार, मेरे साथ वाले जो सैनिक है समय आने पर ये पीठ दिखा देगा या भाग जाएगा। लेकिन जबकि एक ट्रेंड सैनिक जो है वो, ट्रेंड होने का मतलब क्या है कि उसको पता है कि जो फ्लैंक है, जो मतलब जो लाइन है वो नहीं, जो रैंक्स हैं वो नहीं तोड़नी होती। ठीक है, खैर, तो ये दो प्रैक्टिसेस प्रेवलेंट थी। इन प्रैक्टिसेस को खत्म करने के लिए क्या लेकर आया वो, दाग और चेहरा। बेकार क्वालिटी का घोड़ा ना आए इसलिए हर घोड़े के ऊपर जो है वो ब्रांडिंग कर दी जाती थी, लोहे की सलाख को गर्म करके उसके शरीर पर जो है वो दाग लगा दिया जाता था, उससे नंबर लिख दिया जाता था या कुछ कुछ एक सिंबल बना दिया जाता। दूसरा, चेहरा लेकर आया। चेहरे का मतलब यह है, चेहरा या हुलिया का मतलब यह है कि सैनिकों का डिस्क्रिप्शन रोल बनाया जाता था। सैनिकों का नाम, पिताजी का नाम, उसके शरीर का डिस्क्रिप्शन कि कैसा दिखता है, कैसी शक्ल है, कोई शरीर पर दाग। कई बार पूछा जाता है ना कि आपके शरीर पर कोई दाग है या नहीं, तो ये चेहरा और ये हुलिया वाले सिस्टम से ही डेवलप हुआ है कि कोई अगर बॉडीली दाग है तो उसको डॉक्यूमेंट किया जाए, और इस तरह के रोल्स जो है वो क्रिएट किए जाते थे सैनिकों के, राइट। अलाउद्दीन ऑल्सो ऑर्डर्ड द मेंटेनेंस ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव रोल, चेहरा और हुलिया कहा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन टर्मिनोलॉजी पर क्वेश्चन, राइट। गिविंग डिटेल्ड पर्टिकुलर्स ऑफ इंडिविजुअल सोल्जर्स। Alauddin also introduced the practice of branding horses दाग, so the substitution of horses would not be possible। समझ रहे हैं। और ये सब ब्रांडिंग और ये सारी चीजें कहां हो रही है, डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज में, ठीक है। और दीवाने अर्ज किसने एस्टेब्लिश किया है, दीवाने अर्ज एस्टेब्लिश करके गया बलबन। लेकिन दीवाने अर्ज के अंडर स्टैंडिंग आर्मी, दाग और चेहरे वाला सिस्टम, ये सारी चीजें किसने शुरू करी, अलाउद्दीन ने, ठीक है। maintained the records of all soldiers recruited by the government. Alauddin Khilji became the first sultan, mind it, first sultan of Delhi to adopt these measures in India, in आएगा in India, though they were common in other countries। तुर्क में, ईरान में ये सब कॉमन थे, मैंने बोला ना वहीं का ही सिस्टम था ये चेहरा, हुलिया, दाग वगैरह। भारत में पहली बार इस्तेमाल किया किसी सुल्तान ने, ठीक है। सो दीवाने अर्ज शुरू किया बलबन ने, लेकिन दीवाने अर्ज को एफिशिएंटली इस्तेमाल किया, स्टैंडिंग आर्मी डेवलप करी किसने, तो पहली बार स्टैंडिंग आर्मी इंडिया में किस सुल्तान ने बनाई है, तो अलाउद्दीन खलजी का नाम आप यूज करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट में अलाउद्दीन के द्वारा किए गए सोसाइटी में क्या क्या रिफॉर्म्स किए, क्या सोशल कुछ रिफॉर्म कर सका। अलाउद्दीन बैंड लिक्विड, शराब बैन कर दी उसने, जबकि खुद शराब पीता था, वो छुप कर पीता था, शरेआम नहीं। दीवाने खास में दीवाने आम तो बाद में बने, लेकिन कहने का मतलब कि पब्लिक मीटिंग्स में शराब पीकर नहीं आता था। बट ही बैंड लिक्वर सो मच सो दैट कि दिल्ली के आसपास कहीं शराब नहीं मिलती थी, और जहां उसे पता चल जाए कि शराब बन रही है, बिक रही है, मारा करता था उन्हें। लेकिन घरों के अंदर लोग क्या कर रहे हैं उन पर नजर नहीं रखता था, घर के अंदर क्या हो रहा है वो घर के अंदर का मामला है, ठीक है। लेकिन मार्केट्स में, पब्लिक प्लेसेस में शराब कहीं बिक रही है, जुआ कहीं खेला जा रहा है, तो सिवियर पनिशमेंट, राइट। एंड अदर इंटॉक्सिकेंट्स, अफीम हो गया जैसे, और भांग हुई, कैनबिस वगैरह, इन सबको बैन किया उसने, क्योंकि अफीम और भांग तो इंडिया में ऑलरेडी पॉपुलर थे, शराब को पॉपुलर जो है वो फारसियों ने किया इंडिया में, ठीक है। गैम्बलिंग वॉज ऑल्सो बैन, जुआ बैन किया। द वायलेटर्स वर स्ट्रिक्टली पनिश्ड, म्यूटिलेशन, सिवियर पनिशमेंट, राइट। It was ensured that alcohol is not available either in Delhi or its surrounding areas. Alauddin also banned prostitution and ordered all existing prostitutes of Delhi। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अलाउद्दीन ने प्रोस्टिट्यूशन, देखिए प्रोस्टिट्यूशन एक बहुत डार्क सच्चाई है हमारी सोसाइटी की, बहुत डार्क, और प्रोस्टिट्यूशन बहुत पुराना है, बहुत पुराना बिजनेस है, इनफैक्ट वन ऑफ द स्टार्टिंग बिजनेस है प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है। और प्रोस्टिट्यूशन इंडिया के ऑलमोस्ट हर बड़े छोटे शहर में चल रहा है, तो दिल्ली वॉज नो एक्सेप्शन। और ऐसा नहीं है कि हिंदू शासक प्रोस्टिट्यूशन नहीं करते थे, फ्रॉम द वेरी ऋग्वैदिक काल, या आईवीसी में भी अब मतलब कहा गया है कहीं ना कहीं प्रोस्टिट्यूशन के एविडेंसेस, वो जो नेकेड डांसिंग गर्ल को भी प्रोस्टिट्यूट कहा गया है कुछ जगहों पर, ठीक है। वो नेकेड डांसिंग गर्ल हो सकता है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट हो, तो आईवीसी से लेकर ऋग्वैदिक, लेटर वैदिक, हर जगह जो है वो हमें प्रोस्टिट्यूशन इंडिया में दिखा है। सो दिल्ली सल्तनत के काल में भी प्रोस्टिट्यूशन होना कोई अलग बात नहीं थी, तो दिल्ली में प्रोस्टिट्यूशन को खत्म किया अलाउद्दीन ने, प्रोस्टिट्यूट्स की शादियां करी, बाकायदा निकाह कराया उनका, मेहर की रकमें उसने जो है वो दिलवाई हैं उन्हें, ठीक है। और दिल्ली को प्रोस्टिट्यूशन मुक्त तो नहीं कह सकते, लेकिन काफी हद तक कंट्रोल कर दिया। ये प्रोस्टिट्यूशन वाले जो फंडा है ना, इसी वजह से जापान डूबा, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री में कराऊंगा मैं आपको, डार्क फेज है थोड़ा सा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यूपीएससी के लिए तैयार कर रहे हैं ना, तो समाज की इन बुराइयों को समझने की
समझने का विवेक जो है वो मतलब समझने की वो अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप नहीं है आपके अंदर तो आपको डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि कड़वी सच्चाई है, कल को आप एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे तो आप कैसे हैंडल करेंगे? मान लीजिए कोई प्रोस्टिट्यूशन का मामला आपके सामने आता है तो आप कैसे हैंडल करेंगे उसे, ठीक है। तो वो समझ रहे हैं, वो एक मेंटल कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए, वो विवेक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बचिए मत इन सब पॉइंट से, समाज की सच्चाई है, इन सब पॉइंट्स पर बात करना शुरू कीजिए, ठीक है। सेक्सुअलिटी पर बातें करना शुरू कीजिए, कन्वर्सेशंस बढ़ाइए ताकि सोसाइटी में चीज़ नॉर्मलाइज हो और हमारी सोसाइटी में जो रेप जैसी जो चीज़ें बहुत बुरी तरह से फैली हुई हैं वो कंट्रोल में आए, ठीक है। ये फ्राउंड है, ये सेक्सुअलिटीज़ जो है वो फ्राउंड है, इस वजह से जो सेक्सुअल क्राइम्स है, सेक्सुअल असॉल्ट जो है वो बढ़ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे सेक्सुअलिटी को लेकर, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा रहेगी घरों में। आज आप अपने पेरेंट्स के साथ सेक्सुअलिटी पर बात नहीं कर सकते खुल के, मेजॉरिटी ऑफ फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। माइनॉरिटी हैं, कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कर लेती होंगी, मेजॉरिटी ऑफ फैमिलीज़ नहीं कर सकती हैं। मान लीजिए पिता अपने पुत्र के साथ कर सकता है, वो भी एक बहुत कंट्रोल्ड वे में, लेकिन फीमेल्स मेल्स के साथ नहीं कर सकती घरों में। ये बदलना है, आपको एजुकेट करना है। मैं ये नहीं कह रहा है कि मतलब बिल्कुल डिजेनरेट हो जाओ, डिजेनरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एजुकेट करने की बात कर रहा हूँ, सेक्सुअल हेल्थ की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या बढ़ रही है इंडिया में। सेक्सुअल हेल्थ की एड्स के काउंट्स इंडिया में बढ़ रहे हैं, ठीक है। और अन्य जो हैं वो मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज जो हैं वो इंडिया में बढ़ रही हैं, और अन्य समस्याएं, रेप तो है ही सबसे पहली चीज़, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आप कमीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये विवेक तो आपको, इतनी समझ तो आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, स्टेप्स वर आल्सो टेकन टू कर्ब अडल्ट्री। हाँ, अब अडल्ट्री यानी कि बगैर शादी किए सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना किसी और के साथ, इसे कहा जाएगा अडल्ट्री। तो अडल्ट्री चाहे मेल करे चाहे फीमेल करे, उसके खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, ठीक है। जिसको कहा जाता है जिन्ना, हनाफी मतलब कानूनों में इसको कहा जाता है जिना किया किसी ने। क्या गुनाह किया? उसने जिना का गुनाह किया, और जिना के गुनाह की सजा क्या है? पत्थर मार मार के हत्या की जाए। लेकिन अलाउद्दीन के समय में क्या था, जो मेल होता था उनके टेस्टिकल्स को काट दिया जाता था, कास्ट्रेट कर दिया जाता था उन्हें, और फीमेल्स को जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाता था, ठीक है। अगर कोई मेल अडल्टरर है, यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑलरेडी शादीशुदा है, उसकी 2 बीवियां हैं, और फिर वो किसी और महिला के साथ संबंध बना रहा है बगैर निकाह में बंधे, ठीक है, तो उसको कास्ट्रेट कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा ही सेम काम को कोई फीमेल कर रही है तो फीमेल को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, राइट। ऑर्डरिंग द कास्ट्रेशन ऑफ मेल अडल्टरर एंड एग्जीक्यूटिंग द फीमेल अडल्टरर, ठीक है। तो सोसाइटी को कंट्रोल करने का काफी कोशिश करी गई, ठीक है। तो दिस वाज अलाउद्दीन खिलजी। आई होप आपको अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म्स, मिलिट्री रिफॉर्म्स समझ आए होंगे, उससे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म समझ आए होंगे। अब हम अलाउद्दीन खिलजी का अगले पॉइंट में क्या पढ़ेंगे, उसके मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में, ठीक है। सो आज का टॉपिक हमारा यहाँ खत्म होता है। इस सेशन की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? चौहान_सर_हिस्ट्री। 10% डिस्काउंट कैसे मिलेगा आपको? मेरा कोड इस्तेमाल करके। मेरी रिक्वेस्ट है मेरे खुद के स्टूडेंट्स है जो फॉलो कर रहे हैं, मेरा कोड इस्तेमाल करो भैया, सपोर्ट करो अपने चौहान सर को, ठीक है। उसके अलावा लाइव क्लासेस के बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी आपको? इस टेलीग्राम चैनल से, राइट। टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे आप, लाइव क्लासेस की जानकारी मिल जाएगी, और लाइव क्लासेस आपको स्पेशल क्लासेस के तौर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशंस वहां पर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हैंडल किया जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो भी आपका सोशल सर्कल है वहां पर। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गया तो सब्सक्राइब जरूर करें और हिट दैट नोटिफिकेशन बेल। ऑलराइट, तो खत्म करता हूं आज का मैं सेशन, ये मिलता हूं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।